इस देख रहे हैं ना, हिंदी में क्या लिख रखा है और अंग्रेजी में क्या लिख रखा है। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कि न्याय जो है वो मिसकैरेज हो गया, मतलब कहीं ना कहीं जो है न्याय की विफलता हो गई। मतलब वही बात है कि तभी तो मैं बोलता हूँ कि उतनी अंग्रेजी आपको जरूर आनी चाहिए कि जिससे आप देख सकें कि उसका मतलब क्या है। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस समझ गए ना, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का मतलब कि न्याय की विफलता। अच्छा है, बढ़िया प्रश्न था, मैं एथिक्स में भी पढ़ाया था कि न्याय जो है, न्याय संगत होना चाहिए। अब राल से भी लिख सकते थे, 150 शब्द ही तो लिखना था, 150 शब्द ही लिखना था। एथिक्स में मैंने पढ़ाया भी था कि न्याय औचित्यता है कैसे, वही लिखना था। मानव अधिकार का अर्थ, मानव अधिकार का स्वरूप, विशेषता, फिर इसके बाद जो है कल जैसे हम लोग कह रहे थे कि मानव अधिकार और जो है उसमें क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट में अंतर, मानव अधिकार तथा मूल अधिकार में अंतर, और मानव अधिकार का किस प्रकार से विकास हुआ, मानव अधिकार के विकास के चरण। तो मानव अधिकार के जो विकास के चरण है वो भी प्रश्न आता है कि मानव अधिकार जो है 3 चरणों में उसका विकास हुआ है, तो वहां से भी 60 नोट्स आता है। फिर इसमें जो है एक हम लोग पढ़ेंगे इसका विश्लेषण कि मानव अधिकार का क्या महत्व है और मानव अधिकार की क्या समस्या है। मानव अधिकार का महत्व और मानव अधिकार की समस्या, जब ये पढ़ लेंगे तो एक अंतर और पढ़ा जाएगा। अच्छा, उसको लास्ट में करा दूंगा। जैसे प्रश्न आता है कि मानव अधिकार सार्वभौमिक है या सापेक्षिक, मानव अधिकार सार्वभौमिक या सापेक्षिक। दूसरा प्रश्न आता है मानव अधिकार जो है, मानव अधिकार सीमित है या असीमित, उचित है या अनुचित। मानव अधिकार सीमित ऑब्लिक असीमित अवधारणा, सीमित ऑब्लिक असीमित अवधारणा। आया होगा क्वेश्चन, खूब आता है। फिर इसमें जो प्रश्न आता है कि मानव अधिकार के नाम पर जो है हस्तक्षेप उचित या अनुचित। मानव अधिकार के नाम पर हस्तक्षेप उचित या अनुचित। एक प्रश्न आता है कि मानव अधिकार के दृष्टिकोण से जो है किसे मानव माना जाना चाहिए। मानव अधिकार के दृष्टिकोण से किसे मानव माना जाए, किसे मानव माना जाए। और जो एक आप लोग पढ़े हुए हैं कि जैसे प्राकृतिक अधिकार आपने पढ़ लिया, तो प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या अंतर है। मानव अधिकार तथा प्राकृतिक अधिकार, ये भी प्रश्न आता है। प्राकृतिक अधिकार में अंतर। अब इतना पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएगा। रोज ही बोलता हूं, कुछ मत करिए, चुपचाप पूरा पढ़ना शुरू कर दीजिए। चुपचाप पूरा पढ़ के जाइए। ये आएगा, ये नहीं आएगा, नहीं हम लोग कहते हैं पढ़ाते समय। देखिए हम लोग टीचर लोग क्या बोलते हैं, ये नहीं आएगा, ये सिलेबस में ऐसे लिख दिया गया, फालतू है, ये तो आप लोग उसमें पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ाना है तो बोल दीजिए,
ये सब बहाना क्यों बना रहे हैं? नहीं आ रहा है तो बता दीजिए कि हम नहीं पूरा पढ़े हैं। एसी का हवा सीधा लगेगा तबीयत खराब हो जाएगा ना, तबीयत खराब है ना। उधर कहीं बैठिए तो जहां हवा न लगे। हैं? आपकी इच्छा, ऐसी जगह बैठी जहां हवा न लगे। तबीयत गड़बड़ है ना। नहीं देख, आप देख लीजिए, हम तो हमको जो लगा वो हमने बताया। क्योंकि एसी का हवा सीधा लगता है ना यहाँ पर, वहां नुकसान करेगा वो सीधा। इसलिए हम एसी यहाँ नहीं लगवाए थे, क्योंकि यहाँ से मैं सीधा पढ़ाता, सीधा लगता तो फिर हमारा तो तबीयत गड़बड़ हो जाता। ह्यूमन जो चार्टर एक्ट है, तो उसमें जो 30 अनुच्छेद है, चर्चा कर दूंगा, उसकी चर्चा कर दूंगा, उसकी सार्वभौमिकता, तो वही है ह्यूमन राइट, है वही। हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन राइट में 1 से 30 तक अनुच्छेद रखना शुरू कर देते हैं। जो यूएन चार्टर घोषणा पत्र है, जो 10 दिसंबर 1948 को जो जारी किया गया था, तो उसी में ह्यूमन राइट का उल्लेख किया गया है। चूंकि हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो वो हम लोग अनुच्छेद नहीं पढ़ते हैं ना, तो अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत है। जीएस में भी इसमें क्वेश्चन आ रखा है। सब्जेक्ट तो छोड़िए, सब्जेक्ट में तो आता ही है, जीएस में भी आता है, क्योंकि जीएस में भी तो सोशल जस्टिस है। जीएस में मैंने अफर्मेटिव एक्शन पढ़ाया था, जीएस का क्लास किए थे ना, तो उसमें अफर्मेटिव एक्शन पढ़ाया था ना, फर्स्ट पेपर में पूछ रखा है। अब पढ़ाया हूं इनको, देखिए 10 दिन पहले पढ़ाया था, कॉपी में इनके देखिएगा लिखा होगा, और जो पूछा है वही पढ़ाया हूं। पूछा है ना कि समानता और संदर्भ में जो है अफर्मेटिव एक्शन की औचित्यता, वही क्वेश्चन करा रखा हूं। खाप पंचायत पूछा है ना, पढ़ा रखा हूं कॉपी में, पूछिए, पढ़ाया हूं ना खाप पंचायत। ऐसे कैसे इधर उधर आ जाएगा? जब वही बताया, जब आप अच्छा से पढ़ेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन का टेंशन मत लीजिए, सिलेक्शन लेके मिठाई खिला के ही जाना है। बस आप तो बस पढ़ना शुरू करिए अच्छा से। अब मैं भी कुछ जो भी योग्यता क्षमता मैं भी नहीं छोड़ूंगा, ये मत समझिएगा कोई कंजूसी करना है, कोई कंजूसी नहीं। अब जैसा समझिए, जैसे मान लीजिए मानव अधिकार का मतलब ये हुआ, ऐसे समझिए कि आप लोग जैसे पढ़ते हैं, ये राइट है, राइट के भीतर जो है ह्यूमन राइट। भाई राइट मतलब परिस्थिति, राइट मतलब परिस्थिति कि सरकमस्टांसेस हमारा होना चाहिए, जिससे जो है मान लीजिए पेड़ पौधे, हाथी घोड़ा, सब लोगों को परिस्थिति मिलना चाहिए। भाई पेड़ पौधा भी है तो उसकी भी तो परिस्थिति है कि उसकी जरा से कोड़ाई उड़ाई कर दीजिए, उसमें जरा से खाद उद कभी महीने में डाल दीजिए, पानी उन्हीं समय से डाल दिया करिए। तो मान लीजिए हमें कहते हैं तभी तो पौधा अच्छा से फूल उल देगा। भाई हम लोग गमला लगाते हैं, मैं गार्डनिंग का खूब शौकीन व्यक्ति हूँ, खूब गमला छत पे लगा रखा हूँ, कम से कम 50 गमले, और एक से एक गुलाब का फूल, कश्मीर से गुलाब का पौधा लेके आया था, वो आज तक चल रहा है, 12 साल हो गया। इतना बड़ा बड़ा गुलाब होता है, इतना बड़ा सा भयंकर लाल, इतना बड़ा। और कुछ गुलाब ऐसे हैं जिसमें आधा व्हाइट और आधा रेड, पीला गुलाब, सफेद गुलाब, सब ठीक है, शौक है अपना। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि मैं चाहे जितना बिजी हूं जाकर उसमें पानी डाल दूंगा, संडे को खाद उद खरीद के लाके अपने से ही खाद उद डाल देता हूं, तो क्योंकि तभी तो अच्छा लगेगा वो। तो हमें कहते हैं उस पौधे को लगाने की बहादुरी नहीं है ना, पौधे को परिस्थिति भी तो उचित मिलना चाहिए, तब तो पौधा खुश रहेगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये जो राइट है, पेड़ पौधे हाथी घोड़ा सबका राइट है, परिस्थिति उसको मिलना चाहिए, उसी तरह से मनुष्य को भी परिस्थिति मिलना चाहिए, तभी मनुष्य जो है अपना विकास कर सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते कुछ पर है, तो जैविक प्राणी से मानव बनने के लिए जो परिस्थिति चाहिए उसको ह्यूमन राइट कहा जाता है। और इन्हीं परिस्थितियों को जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि मानव होने की शर्त, मानव होने की जो शर्त है कि हम मानव कब बनेंगे, जब हमको परिस्थिति मिले, तभी तो हम मानव कहलाने लायक होंगे, तभी तो हम जो है गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जी पाएंगे। यदि परिस्थिति नहीं मिलेगा तो गरिमापूर्ण जीवन हम कैसे जी पाएंगे? तो यहां पर देखा जाए तो ऐसी परिस्थिति जिसके बिना जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है।
ऐसी परिस्थिति जिसके बिना जो है मानव कहलाना जो है वो देखा जाए तो तर्कसंगत नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थितियों को कि विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे अफ्रीका के हों, चाहे लैटिन अमेरिका के हों, चाहे कहीं के भी हों, मनुष्य हैं तो उनको परिस्थिति मिलना चाहिए। तो ये इसी परिस्थिति की जो बात थी उसी को जो है यूएन चार्टर में 10 दिसंबर 1948 को जो है उसमें उस चार्टर में लिखा गया इन परिस्थितियों को। मान लीजिए भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सूचना का अधिकार, मत देने का अधिकार, जितना सोच सकते हैं सब, जितना भी मानव से संबंधित परिस्थिति हो सकता है, उन्हीं सब परिस्थितियों को जो है वह यूएन चार्टर में लिख दिया गया और उसी को समेकित रूप से ह्यूमन राइट का नाम दिया गया। चलें अर्थ लिखिए। मानव अधिकार से तात्पर्य उन परिस्थितियों से है, मानव अधिकार से तात्पर्य उन परिस्थितियों से है, उन परिस्थितियों से है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए। यह मानव होने की शर्त है। यह मानव होने की शर्त है। यह मानव होने की शर्त है। इसके बिना गरिमापूर्ण मानवीय जीवन संभव नहीं हो सकता। इसके बिना गरिमापूर्ण मानवीय जीवन संभव नहीं हो सकता। इन्हीं पहलुओं का उल्लेख 10 दिसंबर 1948 के यूएन घोषणा पत्र में किया गया है। इन्हीं पहलुओं का उल्लेख 10 दिसंबर 1948 के यूएन चार्टर में किया गया है। यूएन चार्टर में किया गया है। अब इसका विशेषता, जैसे मान लीजिए कि जो मानव अधिकार है उस मानव अधिकार का स्रोत जो है प्रकृति है। मानव अधिकार का स्रोत ईश्वर है, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग प्राकृतिक अधिकार में पढ़ते थे कि प्राकृतिक अधिकार ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है, तो मानव अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार का लौकिक स्वरूप है। प्राकृतिक अधिकार जो अमूर्त अवधारणा था कि हम अधिकार लेकर आए हैं, तो इसने कहा कि ये अधिकार जो है कोई प्रकृति द्वारा दिया नहीं गया है, हम मानव हैं इसलिए हमको यह परिस्थिति मिलनी चाहिए, ये हमारा राइट। जिसमें बताया कि गमला खरीद के अच्छा से लाए, अन्ना उसको देखभाल कर रहे हैं, न पानी डाल रहे हैं, न खाद डाल रहे हैं, तो बताइए वो पेड़ पौधा क्या आशीर्वाद देगा आपको। माने सब लोग घर में बोलते हैं कि संडे का मतलब सुबह 2 घंटा गमले के पास ही बैठे रहते हैं। तो मान लीजिए मैं बोला कि भाई जब मैं चला जाऊंगा तो गमला वमला फेंक दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब तक हूं अब लगा दिया हूं पौधों को तब फिर मैं तो देखभाल करूंगा ही, क्योंकि 1 घंटा हमको समझ चाहिए ही। तो मान लीजिए नहीं रहता तो कोई बात नहीं। अब मान लीजिए सब करिए हमारा बच्चा ही है, अब बोलेगा कि पापा आज पढ़ना है, कोई बात नहीं पढ़ो। अब वो पढ़ेगा रात में 11 बजे से 12 बजे 1 बजे तक, हम कह रहे बेटा हम सोने वाले हैं, अरे पापा तुम हमको नहीं पढ़ा सकते, पढ़ो बेटा। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, अब बच्चा हमारा तो मान लीजिए कोई कहेगा कि सबको पापा पढ़ा दिए, हमको भी थोड़ा पढ़ा दो, हमको पढ़ा देंगे बेटा। तो मान लीजिए अब मैं कहूँ कि अरे यार मुझको सोना है, अरे भाई बच्चा हमारा तो हमारा भी तो फर्ज है उसके प्रति। तो यहाँ पे देख रहे हैं मानव अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार का लौकिक स्वरूप। नंबर 1, मानव अधिकार प्राकृतिक अधिकार का लौकिक स्वरूप है। प्राकृतिक अधिकार का लौकिक स्वरूप है। लौकिक स्वरूप है अर्थात इसका स्रोत प्रकृति आब्लिक ईश्वर नहीं है। इसका स्रोत प्रकृति आब्लिक ईश्वर नहीं है।
बल्कि औचित्यता के आधार पर इसे स्वीकार किया गया है। बल्कि औचित्यता के आधार पर इसे स्वीकार किया गया है। औचित्यता के आधार पर इसे स्वीकार किया गया है। औचित्यता के आधार पर इसे स्वीकार किया गया है। दूसरा बात देखिए भाई, जो मानव अधिकार है, अभी बताया कि चाहे अफ्रीका का कोई व्यक्ति हो चाहे कहीं का हो, हमारा यह है कि जीवन में कोई काम करिए, या तो मत करिए या तो करिए, और करिए तो बढ़िया से करिए। मैं पढ़ा रहा हूं तो इससे मतलब नहीं कि आपकी संख्या कम है ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए, इतने दिन से आ रहे हैं, कोई आप फर्क देखे हैं? टेस्ट भी होता है, कॉपी भी चेक होता है। ऐसा तो नहीं कहता हूं कि टेस्ट बाद में हो जाएगा। जो बोला था कि मंडे से फ्राइडे पढ़ाऊंगा, सैटरडे को टेस्ट लूंगा, तो टेस्ट भी लेता हूं। ये नहीं कि पढ़ लीजिए बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा और टेस्ट देते रहिएगा। जो सामान्यतः यही होता है। हर सैटरडे को कौन बॉलबाजी पालने जाए टेस्ट का। सबसे अच्छा है कि चुपचाप अपना पढ़ा उड़ा के कोर्स खत्म करिए, कोर्स खत्म बाद में अपना टेस्ट सीरीज में 10,000 रुपया दीजिए और टेस्ट देते रहिएगा। और दो लोगों को, स्टूडेंट लोगों को लगा गया, स्टूडेंट लोग अपना लीड लगा लेंगे। ये गाना सुनते हुए मजे से अपना लिखते हुए तारतम्यता बनाए रखें, सब सीमा कम करें, हैं, तर्क संगत लिखें, तथ्य का ज्यादा प्रयोग न करें, संकल्पना से जोड़ें, अंतर संबंधित करें। हो रहा है, मजे से चेक हो रहा है। तो बताइए कि हम कहते हैं कि ये जो मानव अधिकार है, तो मानव अधिकार जो है एक तरह से कर सकते हैं कि सार्वभौमिक है। अफ्रीका का व्यक्ति हो, चाहे खाड़ी देश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे श्रीलंका का हो। श्रीलंका में आर्थिक स्थिति खराब हो गया तो भारत ने भी तो मदद किया, आईएमएफ ने भी तो मदद किया। ऐसा थोड़ा कि हम लोग छोड़ दिए कि जाइए मर जाइए, हमसे क्या मतलब, दूसरे देश के लोग हैं। नहीं, यूएन ने भी मदद किया कि नहीं? ये बताइए, गाजा में इजराइल आक्रमण करता है तो यूएन का जो संस्था है वो काम कर रहा है ना, लोगों को बचाने का काम कर रहा है ना। क्योंकि भाई मानव होने के नाते कम से कम मानवीयता के नाते ऐसा होना चाहिए। इसीलिए मानव अधिकार को सार्वभौमिक माना जाता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। धर्म, लिंग, जाति, प्रजाति, रेस, एथनिक, इन सब आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको जो है समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 2, यह सार्वभौमिक है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, जाति, देश, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, जाति, देश, क्षेत्र आदि का भेदभाव किए बिना उपलब्ध होना चाहिए। आदि का भेदभाव किए बिना उपलब्ध होना चाहिए। आदि का भेदभाव किए बिना उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा बात देखिए, अभी बताया कि मानव होने की शर्त है, इसका मतलब कि मूलभूत है, व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि व्यक्ति है तो उसके साथ ह्यूमन राइट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अभाव में व्यक्ति का मानव होना संभव ही नहीं। जब तक ह्यूमन राइट नहीं होगा तब तक वो मानव कहलाएगा ही नहीं, या मानव बन ही नहीं पाएगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए 5 दिन से भूखा है, किसी व्यक्ति को मान लीजिए सपोज करिए कि कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा? मारकाट तो करेगा ही, चोरी करेगा ही, क्या करेगा? मान लीजिए 5 दिन से मैं भूखा हूं, अब मान लीजिए अब नहीं कुछ मिल रहा है, तो क्या करूंगा? कुछ तो करूंगा ना, कुछ तो, किसी को चाकू मार दूंगा, उसका पैसा से ले लूंगा, जाओ। वैसे भी मान लीजिए जेल में चला जाऊंगा, 2 टाइम भोजन तो मिलेगा हमको, तो जेल में जाने का जुगाड़ करूंगा कि जेल में हम कैसे जाएं। नंबर 2, 3, यह मूलभूत है, अतः व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। यह मूलभूत है, अतः व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अभाव में मानव होना संभव नहीं है। इसके अभाव में मानव होना संभव नहीं है। फिर अगला पॉइंट समझिए,
अभी बताया कि व्यक्ति का सर्वोच्च नैतिक अधिकार है, सर्वोच्च नैतिक अधिकार है, इसका मतलब कि ये नैतिकता से जुड़ा हुआ मसला है। भाई उग्र समर्थक जो होते हैं, उग्र समर्थकों ने तो ये कह दिया कि मानव होने की शर्त होने के कारण जो है राज्य समाज से भी ऊपर है, राज्य समाज भी इन सब चीजों को खत्म नहीं कर सकता है। यदि मोदी साहब भी कह दें कि नहीं, सूचना का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होगा, तो ऐसी दिशा में जो है दूसरे देश हस्तक्षेप करेंगे, देखिए टोका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। बात समझ में आया? तो कुछ जो रेडिकल जो इसके समर्थक हैं वो लोग कहते हैं कि चूंकि मानव होने की शर्त है इसलिए राज्य समाज के बंधन से बंधा हुआ नहीं है, कोई भी देश जो है अपने नागरिकों से इन अधिकारों को नहीं छीन सकता है, यदि वो ऐसा करता है तो हम लोग को उसमें हस्तक्षेप कर देना चाहिए। अगला पॉइंट, यह व्यक्ति के सर्वोच्च नैतिक अधिकार माने जाते हैं, यह व्यक्ति के सर्वोच्च नैतिक अधिकार माने जाते हैं। सर्वोच्च नैतिक अधिकार माने जाते हैं। अतः कुछ समर्थक मानते हैं कि मानव होने की शर्त होने के कारण, कुछ समर्थक मानते हैं कि मानव होने की शर्त होने के कारण, मानव होने की शर्त होने के कारण, मानव होने की शर्त होने के कारण राज्य आबलिक समाज से ऊपर है, राज्य आबलिक समाज से ऊपर है। जैसे किसी देश की सरकार भी इसे समाप्त नहीं कर सकती। अब यहीं पर जैसे समझिए, आपने ह्यूमन राइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया और फंडामेंटल राइट आप लोग पढ़े हैं, तो ये जो फंडामेंटल राइट है और जो ह्यूमन राइट है उसमें जैसा डिफरेंस समझिए। ये बताइए कि फंडामेंटल राइट किसी देश के संविधान में लिखा रहता है, संविधान द्वारा दिया गया है, और अभी बताया हूं कि ह्यूमन राइट जो है वह यूएन चार्टर द्वारा दिया गया है, यह नैतिक अधिकार के रूप में है, मानव होने की शर्त के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यह किसी देश के संविधान द्वारा नहीं दिया गया है, यह सार्वभौमिक अधिकार के रूप में है, मानिए चाहे मत मानिए हमारा राइट है। नंबर एक, अंतर बनाइए, वहीं पे बनाइए, बस बहुत है विशेषता, ऐसे थोड़े लिखना आप लोगों को, ऐसे बनाइए। नंबर एक लिखिए फंडामेंटल राइट में, आप लोग के नोट्स में जो है 10 पेज लिख रखा हूं, देखिएगा ह्यूमन राइट, इसीलिए जानबूझ के लिख दिया, ऐसे भी आता है पढ़ते रहिएगा। देखिए क्लास में उतना नहीं किया जाएगा क्योंकि अब क्लास में क्या मतलब है उसका, कोई फायदा थोड़े नहीं, जितना जरूरत है उतना ही। इसका विश्लेषण भी लिख रखा हूं, देखिए एनएचआरसी पढ़ा दूंगा, देखिए वो ये कि सेकंड पेपर में पढ़ना ही है। सेकंड पेपर में देखिए यूएन की विशिष्ट संस्था, सिलेबस देखिए, और क्या, डब्ल्यूटीओ पढ़ाता हूं, जो है यूएनएचआरसी पढ़ाता हूं, डब्ल्यूएचओ पढ़ाता हूं, है आईएलओ पढ़ाता हूं, सब पढ़ाता हूं। सेकंड पेपर में देखिए, सेकंड पेपर में 1 2 3 4 6 7 8 9, 8वां 9वां टॉपिक होगा, नीचे दिखाई देगा। सेकंड पेपर देखिए, नहीं दिखाई दिया, यूएन की विशिष्ट संस्था, इधर ये वाला देखिए, ये हमको तो याद है ना, ये वाला देखिए, ये सबसे नीचे 10 नंबर में लिखा तो है, देखिए 9 नंबर में, 9 नंबर में है ना, संयुक्त राष्ट्र विचारित भूमिका वास्तविक लेखा जोखा विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र अभिकरण, यही वाला है। यूएनएचआरसी से भी क्वेश्चन आता है, जो है आईएलओ से भी आता है, यूनेस्को से भी क्वेश्चन आया होगा क्वेश्चन सेकंड पेपर में। एनएचआरसी तो संविधान में पढ़ाता ही हूं, एनएचआरसी तो आप लोग पढ़ते ही हैं, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो भारत में है, वो तो आप लोग संविधान में लिख रखा है, सिलेबस नहीं ना याद किए आप लोग। ये रहा देखिए 6 नंबर देखिए आईजीपी में, अब ये जो है यूएनएच एनएचआरसी देखिए 6 नंबर देखिए आईजीपी में लिखा है, ये भारतीय शासन एवं राजनीति, 6 नंबर में देखिए लिखा है ना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
ये आईजीपी में फर्स्ट पेपर में सिलेबस याद होना चाहिए कहां पर क्या लिखा है। अब इसमें हमने क्या किया कि जो मानव अधिकार है, तो मानव अधिकार क्या होता है, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र भी देखिए इसमें लिख दिया हूं, जो अभी कह रहे थे। अनुच्छेद पूरा लिख दिया, 1 2 3 4 में क्या लिखा है, पूरा 30 तक सब अनुच्छेद भी लिखवा दिया। इसमें क्या क्या चीजों का जिक्र है, मानव अधिकार के क्या लक्षण है, मानव अधिकार का क्या महत्व है, मानव अधिकार की क्या समस्या है। फिर इसके बाद जो है वह मानव अधिकार का उल्लंघन, अधिकारों के लिए क्या क्या चुनौतियां विश्व में मिल रही हैं। फिर इसके बाद हमने लिखवाया कि मानव अधिकार आचार शास्त्र या कानून, इथिक्स में भी आता है, आप लोग क्या भी कभी कभी आ जाता है कि मानव अधिकार को जो है आचार शास्त्र माना जाए या कानूनी स्वरूप माना जाए। फिर मानव अधिकार जो है वह मानव अधिकार का संबंध अधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक प्रक्रिया से किस प्रकार से है, उसका विश्लेषण करा दिया। मानव अधिकार का संबंध कर्तव्य, विवेकपूर्ण विचार से किस प्रकार से संबंध है। मानव अधिकार आर्थिक सामाजिक अधिकार के रूप में किस तरह से कार्य करता है। मानव अधिकार की लोक विवेचना क्या होती है। मानव अधिकार की जो संकल्पना है, उस संकल्पना का विकास कैसे कैसे हुआ है। फिर मानव अधिकार का जो विश्व सम्मेलन होता है वो कैसे होता है, कहाँ होता है और क्यों किया जाता है। मानव अधिकार का वैश्वीकरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। अब इतना पढ़ने के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगा। लेकिन हम लोग चूंकि क्लास में नहीं पढ़ा सकते ना ऐसे, नहीं तो फिर लग जाएगा 3 घंटा, अभी 1 डेढ़ घंटे में खत्म कर दूंगा। अब जा देखिए, लिखिए नंबर 1 लिख दिए। यह किसी भी देश में संविधान के द्वारा दिया जाता है। किसी भी देश में संविधान के द्वारा लिखित होता है। और उधर लिख दीजिए, यह नैतिक अधिकार के रूप में है, यह नैतिक अधिकार के रूप में है और मानव होने की शर्त के रूप में स्वीकार किया जाता है, और मानव होने की शर्त के रूप में स्वीकार किया जाता है। आज तो टेस्ट पेपर भी होगा ना, यूपी वाला तैयारी वारी कर रहे हैं ना। कल यूपी का मैं भी पढ़ा दिया था थोड़ा सा। अब ऐसे ही जो जो हमें लगता है आता है क्वेश्चन उसका, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, इधर उधर बोल दिया, बोलने में कितना टाइम लगना है, उसी बहाने थोड़ा सा हो जाएगा। यदि मान लीजिए हमें कहते हैं 15 क्वेश्चन यूपी का आ जाए, अब 15 मान लीजिए हमें कहते हैं कि 12 भी सही हो सकता है, 14 भी सही हो सकता है। यूपी में क्या है, हमको कौन सा यूपी का अध्ययन करना है। सब यूपी का जो है जन्म कुंडली, जितना आप सोच नहीं सकते उतना जन्म कुंडली हम लोग को वैसे ही याद हो गया। ट्रेनिंग में जो है देश भर का बॉलबाजी सब समझा दिए सब। मछली मछली किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, मान लीजिए कल बता ही दिया था। अब पूछेगा तो कितने लोगों का सही होगा, मछली किसका रिप्रेजेंटेशन करता है। जो हम लोग के यहाँ अवध के नवाब थे उसको रिप्रेजेंट करता है, उनका झंडा पर मछली बना था। सोचिए पूछेगा तो। तीर धनुष जो है रामचंद्र भगवान और बुंदेलखंड का प्रतीक है। बुंदेलखंड का जो शासन चलता था उसके झंडे पर तीर धनुष बना था। और ये जो पूरा गोला है या जो 3 लहरें चलती हैं, वो 3 लहरें जो है गंगा जमुना का प्रतीक है। तो वही बात है कि जब मान लीजिए बन जाएंगे, ट्रेनिंग में सिखाएंगे तो क्या फायदा, अभी तो अभी टिक लगाना है ना। उस समय हम लोग को लगता था क्या मतलब, क्या बकवाजी कर रहे हैं, झूठ मूठ का, जल्दी छोड़ देते। इतना 8 महीना झेलाने की क्या जरूरत है ट्रेनिंग में, पागल होकर झेला रहे हैं 6 महीने। लेकिन अब नजर आया कि उसकी अपनी प्रासंगिकता है। जिस प्रदेश में आप जा रहे हैं सब नॉलेज होना चाहिए, कौन नदी किधर बह रही है, कौन क्या हो रहा है, सब आधा मंदिर इधर उधर, सड़क उड़क जितना है सब वैसे ही रटा रहता है। ये लोग बोले कि सर बोल देते, क्या करेंगे, लेके जाएंगे, हम नहीं लेके तो नहीं जाऊंगा, बोल ही देता हूँ, रुक जाइए। अब देखिए, जैसे आप देखते हैं यह मूल अधिकार यथार्थवादी है ना, यथार्थवादी है ना, तो कहीं ना कहीं जो है भाई इसका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उपचार प्रदान करता है ना। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत उपचार प्रदान करता है ना। भाई ये 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और जो है
226 के तहत हाई कोर्ट उपचार प्रदान करता है ना, और रिट जारी करने की शक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो है ज्यादा है, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की ना, क्योंकि हाई कोर्ट जो है देखा जाए तो फंडामेंटल राइट के साथ जो है लीगल राइट के लिए भी रिट जारी कर सकता है, अदर राइट के लिए भी कर सकता है, इंस्टीट्यूटरी राइट के लिए भी कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए भी कर सकता है। ये केवल 32 के तहत जो है वो देखा जाए तो फंडामेंटल राइट के लिए कर सकता है। नंबर 2, यह यथार्थवादी है क्योंकि इसके उल्लंघन होने की स्थिति में, यह यथार्थवादी है क्योंकि उल्लंघन होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आब्लिक हाई कोर्ट उपचार प्रदान करता है। उल्लंघन होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आब्लिक हाई कोर्ट उपचार प्रदान करता है। और उधर लिख दीजिए, यह आदर्शवादी है क्योंकि इसके उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। मानव अधिकार में लिखिए, यह आदर्शवादी है, इसके उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। अब तीसरा बात समझिए, ये बताइए कि जो फंडामेंटल राइट होता है, देखिए फंडामेंटल राइट का गोला जो है इस ह्यूमन राइट के भीतर में बना रखा हूं ना, मैं इस गोले के भीतर फंडामेंटल राइट बना रखा हूं ना, इसका मतलब कि ये सीमित अवधारणा है। जो दिया जा चुका है उन्हीं बातों का उल्लेख है, और जो लिखा गया है वो अवश्य दिया जाएगा, जो लिखा जा चुका है वो अवश्य हमें प्राप्त होगा। और ये तो आदर्शवादी है, आदर्शवादी इसलिए ह्यूमन राइट है कि आवास का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, भोजन का अधिकार, खाना खाने का अधिकार सब लिख दिया गया। तो आवास का अधिकार कहां सबको मिला है? नहीं, हमारे पास संसाधन उतना है तो नहीं लिख पाए उसको। नंबर 3, यह सीमित अवधारणा है, अर्थात जो लिखा गया है वह दिया जाएगा, जो लिखा गया है वह दिया जाएगा। और उधर लिख दीजिए, यह व्यापक अवधारणा के रूप में है, यह व्यापक अवधारणा के रूप में है। इसमें उन सभी बातों का उल्लेख है, इसमें उन सभी बातों का उल्लेख है जो मानव के लिए आवश्यक है, जो मानव के लिए आवश्यक है। ब्रैकेट में आदर्शवादी का देखिए, जैसे आप देखते हैं कि जो ये फंडामेंटल राइट है यह तथ्यात्मक है, इसकी व्याख्या करते समय हम लोग जो लिखा गया है उसी पर ध्यान देते हैं। ये बताइए, पानी पीने का अधिकार मूल अधिकार है? पानी पीने का अधिकार मूल अधिकार है? मूल अधिकार की श्रेणी में है, मूल अधिकार नहीं है। हमें कहते हैं पर्यावरण का अधिकार मूल अधिकार है? शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, 6 से 14 वर्ष, 21 में लिख दिया गया। सहकारी समितियों का, सहकारी समिति गठन का अधिकार 19(1) ग, 19(1) सी, 19(1) सी किस संशोधन? नाइन्टी सेवन, बढ़िया, 2011। तो आप देखते हैं कि यह तथ्यात्मक स्वरूप है, इसकी व्याख्या करते समय हम लोग जो है उसी तथ्य पर ही ध्यान देते हैं, इधर उधर नहीं। लिख दीजिए, यह तथ्यात्मक स्वरूप रखता है, यह तथ्यात्मक स्वरूप रखता है, यह तथ्यात्मक स्वरूप रखता है। इसकी व्याख्या करते समय, इसकी व्याख्या करते समय लिखे गए पहलुओं पर ही, इसकी व्याख्या करते समय लिखे गए पहलुओं पर ही, लिखे गए पहलुओं पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लिखे गए पहलुओं पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और उधर लिख दीजिए, यह मूल्यात्मक अवधारणा के रूप में है,
यह मूल्यात्मक अवधारणा के रूप में है, यह मूल्यात्मक अवधारणा के रूप में है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी परिस्थितिजन्य व्याख्या करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून परिस्थितिजन्य व्याख्या करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून परिस्थितिजन्य व्याख्या करता है। अलग अलग चीजें हैं भाई, ऐसे समझिए, शाहरुख खान होना, मैं कहूं कि ये शाहरुख खान की तरह लगते हैं, तो शाहरुख खान होना शाहरुख खान की तरह लगना अंतर हो गया ना। बहुत सारे अधिकार है, लेकिन वो मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं, मूल अधिकार नहीं है। मैं कहूं पीटी में प्रश्न पूछूं कि कौन सा मूल अधिकार है, हमारे जो हमने ए आंसर बनाया आरटीआई, हमने बी बनाया पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, सी बनाया भारत में घूमने फिरने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, डी बनाया सोने का अधिकार, 8 घंटे सोने का अधिकार, तो क्या लगाएंगे, सी भारत में घूमने फिरने का अधिकार, क्योंकि सोने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इसको मूल अधिकार की श्रेणी में माना है रामदेव वाले केस में, और पर्यावरण का अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत है, लेकिन मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि जो लिखा जाएगा वही मूल अधिकार होगा, श्रेणी में आ सकता है। और आरटीआई जो है हमारा कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार के रूप में है। तो तब भी इसमें इसमें यदि लगाना पड़ेगा कि कौन सा मूल अधिकार है, तो हम मान लीजिए 1 2 3 4 लिखेंगे, तो यहाँ आंसर दे देंगे 1 2, बी दे देंगे 2 3, सी दे देंगे 1 2 3, मान लीजिए डी दे देंगे केवल 3, तो फिर केवल 3 ही लगाना पड़ेगा। पेपर बनाने वाला व्यक्ति भी थोड़ा बहुत पढ़ उड़ के आया होगा, कैसे आप आईएएस का पेपर लेके आइएगा तो उसमें देखिएगा, अच्छा आईएएस का कितने क्वेश्चन गलत बनते हैं, बहुत रेयर, मतलब हमको अपने जीवन में नहीं 30 साल में है कि कोई क्वेश्चन आईएएस का पॉलिटी का गलत बना होगा। मैं पॉलिटी के बारे में कह सकता हूं कि पॉलिटी का कोई क्वेश्चन गलत बना होगा या यूपीएससी ने गलत बना दिया। अरे एक चीज को मालूम है 20 बार पढ़ते हैं सब, एक चीज को 20 बार। सोच लीजिए मैं पॉलिटी का क्वेश्चन बनाता हूं, पॉलिटी में कौन सा क्वेश्चन, मान लीजिए 30 क्वेश्चन हमेशा देता हूं, लगभग 25-30 यूपी वाले का जो टेस्ट चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलती बना है, और 5 बार पढ़ता हूं, 5 बार, सोच लीजिए पेन लगाकर पेंसिल लगाकर ऐसे 5 बार पढ़ता हूं, क्या मजाल कामा बिंदी गलत हो जाए, ऐसे कैसे गलती हो जाएगी, अपने मन का है। अभी सुबह उठ के 2 बार पढ़ा हूं, ये लोग बल्कि कहते हैं कि इतना क्यों पढ़ रहे हैं, हम कह इसीलिए पढ़ रहा हूं कि गलती ना होने पाए, पढ़ देता हूं, उसमें कौन सी बात। अभी इसी को मान लीजिए आप लोग कहाँ पे लिख रहे हैं, इसी को 2 बार 10 बार पढ़ देंगे, 2 बार लिख देंगे, एग्जाम में जाएंगे पूछेगा मानव अधिकार क्या है, तुरंत लिखना शुरू किए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए। अब चलिए एक अंतर और उसमें करवा रहा था कि हाँ चूंकि पढ़ चुके हैं तो यहीं पर कर देता हूं, नेचुरल राइट और ह्यूमन राइट। चलिए प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार, ऐसे बनाइए। संतर्मन संशोधन के कुछ क्लास को रद्द कर दिया था ना, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लास को रद्द किया था, तो उसमें जो है वह डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का प्रयोग किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का प्रयोग किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी किस अनुच्छेद में है, 13 में, तो अनुच्छेद 13 में है, तो इसमें जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब ये होता है पृथककार्यता का सिद्धांत, कि जैसे मान लीजिए किसी कोई भी कानून है, तो उस कानून में मान लीजिए बहुत सारे धाराएं हैं, इसका हम जेआर कर रहे हैं, तो ऐसी दिशा में मान लीजिए 1 से लेकर 100 धाराएं हैं। अब ऐसी दिशा में मान लीजिए धारा नंबर 7, धारा नंबर 18, धारा नंबर 90,
ये तीनों जो है संविधान संगत नहीं है। तो संविधान संगत नहीं है तो केवल इन्हीं धाराओं को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा, संपूर्ण कानून को नहीं। चाय में मक्खी गिरेगा तो केवल मक्खी फेंका जाएगा, पूरी चाय नहीं। उस बात को हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो बता रहा था ह्यूमन राइट और नेचुरल राइट, चूंकि पढ़ चुके हैं आप लोग तो करा देता हूं अंतर, नेचुरल राइट और ह्यूमन राइट। तो मैं बताया था कि जो नेचुरल राइट है वो काल्पनिक है, कल्पना कर ली कि यह अधिकार हम लेकर आए थे, स्वतंत्रता का अधिकार हम लेकर आए थे, ये प्रकृति की देन है। नंबर एक, यह काल्पनिक तथा प्रकृति की देन माना जाता है, यह काल्पनिक तथा प्रकृति की देन माना जाता है। प्रकृति की देन माना जाता है, अर्थात व्यक्ति अपने साथ लेकर आया है, अर्थात व्यक्ति अपने साथ लेकर आया है। यूपी का पेपर टल भी सकता है। आज शाम को बता दूंगा, छोड़िए सब गोपनीय। तो बहुत सारे पेज होते हैं ना उसमें, अब है तो मतलब जो लोग काम किए हैं तो वही लोग जानेंगे। कराया है, उधर लिख दीजिए जो अभी पढ़े थे ह्यूमन राइट में, यह वास्तविक अवधारणा के रूप में है, ह्यूमन राइट में यह वास्तविक अवधारणा के रूप में है जो संधि आबलिक समझौते के माध्यम से लागू किया गया है, जो संधि आबलिक समझौते के माध्यम से लागू किया गया है, संधि आबलिक समझौते के माध्यम से लागू किया गया है, संधि आबलिक समझौते के माध्यम से लागू किया गया है। दूसरा बात देखिए, जैसे आप देखते हैं ये लोग तो जो वीडियो बनाते रहते हैं यूपी पीसीएस में ये हो गया ऐसे हो गया, क्या बताएं, सुन के भी कष्ट होता है, अंदाजा लगा के इधर उधर बोलते रहते हैं। इन लोगों को कुछ पता होता थोड़े ना है, जब आप लोग नौकरी वोकरी करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि गजब मूर्ख बनाए सब, उस दिन आपको पता होगा। हम लोग सुनते हैं तो मुझे कष्ट भी होता है, क्या मतलब है। एक तो हम लोग क्या सबसे बड़ी समस्या है कि जो पीटी कभी पास नहीं हुआ है, कभी मेंस परीक्षा नहीं दिया है, कभी यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरा, वही सबसे अच्छा बताता है कि पीटी कैसे पढ़ा जाए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि जो डॉक्टर नहीं है ना, एमबीबीएस नहीं पढ़ा है ना, उसी का दवाई सबको सूट करता है गांव में, और उसी के लोग भाग के जाते हैं। क्या करेंगे। एम्स में देखिए, एम्स में सब बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जाएंगे तो मालूम है आप, पहली बार जाएंगे तो बोलेगा जैसे हमको एलर्जी था कुछ कारण से एलर्जी था, तो मैं नहाता नहीं था, मतलब नहा लेता था तो 1 घंटा में डिस्टर्ब हो जाता था, पूरा दाना निकल जाता था शरीर में, इतने बड़े बड़े लाल लाल सब दाने, कि जब मेरे पास समय हो, क्योंकि बहुत खुजली करता था। जब मान लीजिए दिल्ली में आया पढ़ने के लिए तो सब लोग बोले कि कब से रोज नहा लिया करिए। हम कह नहा लेते 1 घंटा कौन देख खजवाने जाए पहले तो उसके चक्कर में मैं टाइम निकाल के गया एम्स। सब लोग बोले चलिए एम्स, कार्ड उड है ये बना हुआ, चलिए, पैसा वैसा तो लगना नहीं है, क्योंकि आप जो ड्यू के स्टूडेंट हैं तमाम लोग हैं तो उन लोगों का कार्ड जो बना हुआ है तो प्रेफरेंस भी मिलता है, सब दवा ववा लोग खरीद के देते हैं, दवा ववा भी आपको नहीं खरीदना है बाहर से। तो मैं गया, नंबर आया, 10 दिन के बाद मैं गया डॉक्टर साहब के पास, बताया तो डॉक्टर साहब बोले तुरंत 3-4 टेस्ट लिख दिए। बड़ा तेज गुस्सा आया, हम कि यार इतने दिन बाद एक तो नंबर आया, ये टेस्ट लिख दिए, पर जाके टेस्ट करा लीजिए, करा क्या ना, करा लो टेस्ट, रिपोर्ट आ जाती है तो आ जाना। और ठीक गया टेस्ट कराने के लिए, वो छोटा छोटा डमरू पूरे शरीर में हमारे बांध दिया, ऐसे ऐसे एलर्जी चेक करने के लिए सब होता है मशीन ना, बांध होत के बोला कि जाओ
3 दिन के बाद आना। हम बोले नहाना, बोले कुछ नहीं। 3 दिन के बाद आया, डबरू वबरू सब बधा था शरीर पर चारों तरफ। फिर आया टेस्ट वोस्ट में जो भी आया हो, रिपोर्ट वोट लेके गया सर के पास। हमने सर ये रिपोर्ट आया है। सर ने एक दवा लिखा जो अभी भी याद है, 9 रुपए की थी, एक पत्ता 9 रुपए का था। डॉक्टर साहब ने बोला 5 दिन सुबह शाम खा लीजिए। फिर बोले कि हम बोले कि फिर कब आना है? बोले आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाइए। 5 दिन खा लिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। इसको बोलते हैं डॉक्टर। एक पत्ता अभी भी हमको याद है, एक पत्ता खिलाया था, बोला बस जाइए। हम लोग कब आना है? बोले आने की जरूरत नहीं है। ये सोचिए, वो सब डॉक्टर है ना भयंकर वाले, कर दे इलाज तो सोचिए आदमी जीवन भर के लिए नाम ही याद हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज है ना कि भाई देखिए, मतलब कोई भी चीज है तो उसका एक प्रोसेस तो होना चाहिए ना। दूसरा बात, चलिए, कल बताया था कि जो नेचुरल राइट है स्वयं सिद्ध सत्य है, अपृथककरणीय है, व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। याद है तो भूल गए? कल बताया था ना। नंबर 2, स्वयं सिद्ध सत्य है, स्वयं सिद्ध सत्य है, अपृथककरणीय, अपृथककरणीय है, अपृथककरणीय है, और व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, और व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। देखिए, स्वयं सिद्ध सत्य का मतलब कि जैसे त्रिभुज के 3 कोण हैं, तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये स्वयं सिद्ध सत्य है ना। 3 बिंदुओं से केवल एक वृत्त ही जा सकता है, स्वयं सिद्ध सत्य है ना। जैसे मान लीजिए ये सब स्वयं सिद्ध सत्य हो गया ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यूनिवर्सल ट्रुथ। जर्मनी में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि जो 181 निकल जाएगा, वहां पर भी तीनों भुजाओं का योग, जो तीनों कोणों का योग 180 निकलेगा। इसको स्वयं सिद्ध सत्य कहा जाता है। तो जो ह्यूमन नेचुरल राइट है, जो नेचुरल राइट है, उसको जो है प्राकृतिक अधिकार को जो है वो एग्जम के रूप में स्वीकार किया गया। अब देखिए, अभी बता रहा था ये यूएन घोषणा पत्र में अनुच्छेद 1 से 30 में लिखा गया है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसको जो है परिस्थितियों के अनुसार परिभाषित करता है। तो यह कोई स्वयं सिद्ध सत्य नहीं है, यह 1 से 30 तक लिखा गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, और उसकी व्याख्या करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को दिया गया है। इधर लिख दीजिए, यूएन घोषणा पत्र में अनुच्छेद 1 से 30 तक लिखा गया है, यूएन घोषणा पत्र में अनुच्छेद 1 से 30 तक परिभाषित है, 1 से 30 तक परिभाषित है, जिसकी व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा की जाती है। अब तीसरा बात समझिए, कल बता रहा था कि जो प्राकृतिक अधिकार है वो सबसे अधिकारों का प्राचीन सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत है। नंबर 3, यह प्राचीन तथा मौलिक सिद्धांत के रूप में है, प्राचीन तथा मौलिक सिद्धांत के रूप में है, प्राचीन तथा मौलिक सिद्धांत के रूप में है, अर्थात अधिकारों को दिखाने वाला पहला सिद्धांत है, अधिकारों को दिखाने वाला पहला सिद्धांत है, अधिकारों को दिखाने वाला पहला सिद्धांत है। इधर देखिए, कल बताया था ना कि, बताइए, अभी बता रहा था कि यह प्राकृतिक अधिकारों का मूर्त स्वरूप है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो देखा जाए तो जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों की देन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिस्थिति उत्पन्न हुआ। अब जानते हैं कि जर्मनी में तानाशाही, इटली में तानाशाही, तमाम विश्व में युद्ध की समस्या, तमाम जो है भूखमरी की समस्या, ये सब जो समस्या आना शुरू हुआ तब लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों को कम से कम इतना तो होना चाहिए कि लोगों को भोजन मिल जाए, लोगों को आवास मिल जाए, लोगों को शिक्षा मिल जाए। ये मूलभूत सुविधा सबको मिलना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक हो, किसी भी धर्म जाति का हो। ये हम लोग का कर्तव्य है उसके प्रति। ये जो मनोभावना आया, उस मनोभावना के कारण जो है ह्यूमन राइट का विकास हुआ। क्लियर हुआ? लिखिए नंबर 3, प्राकृतिक अधिकारों का मूर्त स्वरूप है,
प्राकृतिक अधिकारों का मूर्त स्वरूप है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्राकृतिक अधिकारों का मूर्त स्वरूप है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ। चौथा बात समझिए, देखिए प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? लॉक। तो लॉक जब जन्मदाता है तो इसका मतलब कि यह उदारवादी सिद्धांत के रूप में है। और राज्य बनने से पहले जो समझौतावादी विचारक हैं वो क्या कहते हैं कि राज्य बनने से पहले जो है प्राकृतिक अवस्था थी, और उस प्राकृतिक अवस्था में जो है लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में हम लोगों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था, उसी प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य बनाया गया, लोगों ने आपस में समझौता किया। तो आप देख रहे हैं कि यह उदारवादी सिद्धांत के रूप में है प्राकृतिक अधिकार। और साथ ही साथ जो है राज्य बनने से पहले प्राकृतिक अवस्था में जो है पाया जाता है, ये बात जो है समझौतावादी विचारक स्वीकार करते हैं, खासतौर से लॉक। नंबर 4, यह उदारवादी सिद्धांत के रूप में है जो राज्य बनने से पहले, यह उदारवादी सिद्धांत के रूप में है जो राज्य बनने से पहले प्राकृतिक अवस्था, जो राज्य बनने से पहले प्राकृतिक अवस्था के रूप में प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता था, जो राज्य बनने से पहले प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता था। इधर देखिए नंबर 4, जितना अभी बताया था ना, ये जितना भी ये बताया था ये सब पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएगा। जब अभी पढ़ा देता हूं उसका क्वेश्चन पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। कौन ऐसा कोई कठिन थोड़ी ना पूछता है। हम लोग ना तो पढ़ते हैं और न तो पढ़ाया जा रहा है। कष्ट इसी बात का है। पोल्टी में क्या मजा इधर उधर पूछ देगा, पीटी में क्या पूछ देगा। यूपी में आएगा ना 30 क्वेश्चन पोल्टी में। पीटी का कॉपी किसी के पास पढ़ा होगा? आप पीटी कौन कौन पढ़ा है? इनकी कॉपी लेकर यूपी पेपर हो जाएगा, कॉपी लेकर मिला के आप ही बताइएगा कितना क्वेश्चन आया। ऐसे कैसे इधर उधर आ जाएगा? अपने मन का है। मान लीजिए अभी आईएएस का पेपर होगा, आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। जैसे सेकंड पेपर पढ़ाता हूँ, मान लीजिए जीएस पढ़ाता हूँ, इन लोगों से क्लास में पढ़ा बोला बताइए, पढ़िए, मिलाइए, ऐसे कैसे नहीं आएगा। यूपीएससी में 2 ट्रेंड है, या तो एकदम करंट पे पूछेगा या तो जो पत्रिका आप बेच चुके हो वहां से पूछेगा। खाप पंचायत कहीं पर है इस समय? फिर भी इन लोगों को पढ़ाया था 10 दिन पहले सोशल जस्टिस में, पढ़ लीजिए खाप पंचायत है। हाँ, वही खाप पंचायत कि उसकी क्या औचित्यता है। और उसमें मैं बाकायदे पढ़ा के ये लिखवाया हूं कि विधायिका की क्या राय है, न्यायपालिका की क्या राय है, कार्यपालिका की क्या राय है। यही क्वेश्चन पूछा है, कॉपी में देखिएगा, यही लिखवा रखा हूं, यही तो क्वेश्चन पूछा है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की राय, वो राय ही लिखवा रखा हूं कि क्या उसकी राय है। कुछ भी वो देखिए, वो क्या है, उसका सेट ट्रेंड है कि आप समझ बनाइए, किसी चीज को खूब अच्छा से पढ़िए। अब ह्यूमन राइट पढ़ रहे, खूब अच्छा से पढ़िए, क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें छांट करेंगे, मान लीजिए मैं अब देखिए इतना लिखा हूं ना मुद्दा, तो कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये भी पूछा होगा। मानव अधिकार और प्राकृतिक अधिकार में अंतर, ऐसे ही पूछता है। अब उधर उधर चलिए नंबर 4, उधर लिख दीजिए, यह उदारवादी तथा समाजवादी दोनों विचारधाराओं का मिश्रण है। यह उदारवादी तथा समाजवादी दोनों विचारधाराओं का मिश्रण है और राज्य के उदय के बाद की परिस्थितियों पर आधारित है। राज्य के उदय की बाद, राज्य के उदय के बाद की परिस्थितियों पर आधारित है। राज्य के उदय के बाद की परिस्थितियों पर आधारित है। इस सबका देखिए, जैसे मान लीजिए अभी बता रहा था कि ये जो नेचुरल राइट है, ये जो नेचुरल राइट है, नहीं बताया एक दिन, उस दिन बता रहा था कि सुबह सुबह बैठा था, जब आप लोग चले गए थे, तो जब आप लोगों को 1 नेशन 1 इलेक्शन बोला था, तो ये लोग अपना सुने होंगे, तो ये लोग बोले कि सर वही जो बोले थे ना, वही वाला 10 मिनट बोल देते, अभी वीडियो बना देता, क्योंकि अभी आप बोल के आए हैं, वही बोलना है। चलिए, आया, बोला, अब पहला ही क्वेश्चन आया था,
पहला ही क्वेश्चन आया था ना। देखिए सोशल जस्टिस कॉपी है, तो देखिए मैं आपको दिखाऊं कि कुछ भी इधर उधर नहीं पूछता है। मैं क्या करता हूं इन लोगों को कि जैसे एक एक चीज पढ़ाता हूं। अब देखिए जैसे मैं पढ़ाया ना, अब इन लोगों को देखिए कोई चीज ऐसे पढ़ाता हूं तो मैं क्या करता हूं कि केवल सिलेबस ही नहीं पढ़ाता हूं। जैसे आप ही लोगों को देखिए ये पढ़ा रहा हूं ना, ये कहाँ सिलेबस है? ये देखिए ये वाला जो सिलेबस है आपका, ये देखिए ये सब सिलेबस नहीं है ना, लेकिन ये उसी सिलेबस का पार्ट है। अब जैसे मान लीजिए मैं देखिए जातिगत जनगणना पढ़ाया, अभी खूब मुद्दा चल रहा है, अब उसका भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए ऐसे ही देखिए इन लोगों को मृत्युदंड पढ़ा दिया कि मृत्युदंड की क्या औचित्यता है। इसी तरह से इन लोगों को देखिए जैसे ऐसे ही पढ़ा रहा था, देखिए जैसे बताता हूं, ऐसे ही कुछ पढ़ाता रहता हूं इन लोगों को। मान लीजिए सिलेबस तो पढ़ाऊंगा ही साथ में, जैसे मान लीजिए अब ऐसे पढ़ाया एक दिन, ऐसे पढ़ाया मजदूर वर्ग की क्या समस्या है। मैं तो बोला ही कि ये मजदूर वर्ग देखिए पढ़ा रखा हूं, मजदूर वर्ग की क्या समस्या का क्या स्वरूप है, इसका क्या कानूनी प्रावधान है, सरकार द्वारा क्या योजना चलाया जा रहा है, और मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए क्या सुझाव दिया जा सकता है, ये सब पूरा लिखवा दिया हूं। अब देखिए अब इसी तरह से इसमें पता नहीं ऐसे ही आजकल क्वेश्चन आते हैं। आजकल बहुत जो है उस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आजकल सब जमाना बदल गया। देखिए अब आपको दिखाता हूं। अब देखिए ये जो है ना, यही तो पूछा है कि विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका का क्या मानना है, वो 3 पैराग्राफ में लिखवाया हूं कि तीनों क्या सोचते हैं, यही तो क्वेश्चन था। तो जब आप लाइन लेंथ आपका क्लियर होगा तो विकेट तो मिलेगा ही। एक बार लाइन लेंथ क्लियर करके पढ़िए तो। अब देखिए जैसे मैं बताया कि इसमें अंतर जो बता रहा था 4-5 हो गया, छोड़िए बस करिए। हाँ प्राकृतिक अधिकार तो लाक रहे ना, लाक जन्मदाता है ना, उदारवादी है ना। ना लाक समाजवादी कैसे है? लाक उदारवादी विचारक है। देखिए मानव अधिकार में उदारवादी और समाजवादी दोनों चीजें हैं, उदारवादी समाजवादी दोनों चीजें हैं ना। मानव अधिकार में तो दोनों पहलू है। देखिए ये बताइए, अब जैसा आप ही बताइएगा सोच के, नेचुरल राइट और ह्यूमन राइट, तो नेचुरल राइट सीमित हो गया ना, क्योंकि जो लाक ने कहा, लाक ने क्या कहा, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, इसी की तो बात किया। तो ये सीमित अवधारणा के रूप में है, नेचुरल राइट सीमित अवधारणा के रूप में। नहीं नहीं बस तीन ही राइट है, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति। लाख ने नहीं, अरे हम भी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 3 ही अधिकार हैं। लाख के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो 3, उसके भीतर अन्य अधिकारों की बात की और क्या। लेकिन आप बोलेंगे केवल 3, और उसने जो है ये कहा था कि जो जीवन का अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, लाक ने ये कहा था, लाक ने ये माना था कि ये जो है, लाक ने माना कि जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, ये 3 अधिकार माना। और लाक ने यह भी कहा कि ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसी के भीतर जो है जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, लाक ने कहा। लिख दीजिए 1 पॉइंट और, नंबर 5, यह सीमित अवधारणा है, यह सीमित अवधारणा है, इसमें जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार शामिल है। और उधर लिख दीजिए यह व्यापक अवधारणा है, क्योंकि इसमें समग्र न्याय की बात की गई है। यह व्यापक अवधारणा है, इसमें समग्र न्याय की बात की गई है, समग्र न्याय की बात की गई है। ठीक है 3-4 हो गया ना, बस करिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा होगा, इतना ही पूछा होगा, प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या अंतर है, संबंध का विश्लेषण करें। तो अंतर लिख देना है, पैरा चेंज करके 4 लाइन लिख देना है
कि प्राकृतिक अधिकार का लौकिक स्वरूप जो है मानव अधिकार के रूप में है। लॉक ने जिस प्राकृतिक अधिकार की बात किया था उसी के आधार पर जो है वह ह्यूमन राइट को तैयार किया गया और ये माना गया कि भले ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त नहीं है लेकिन मानव होने के नाते जो है उसको प्राप्त होना चाहिए। इसी आधार पर प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर ही जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति हुई और इन क्रांतियों के बाद जो है ये माना गया कि लोगों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ अधिकार अनिवार्यतः दिए जाने चाहिए। और इन्हीं सब चीजों से प्रेरणा लेते हुए जब यूएनओ बनाया गया तो यूएनओ बनाने के बाद जो है इस बात को महसूस किया गया कि हम लोगों को जो है पूरे विश्व के मनुष्यों को देना चाहिए। इस तरह से प्राकृतिक अधिकार से ही मानव अधिकार की उत्पत्ति हुई है। बस ये बात लिख देंगे। मानव अधिकार का महत्व, आदर्शवादी, अंग्रेजी पढ़िए, आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट, किस साल पूछा है? कोई बात नहीं, प्रत्ययवादी भी लिख दीजिए उसी में, अच्छा हुआ याद दिलाए। आदर्शवादी जो सिद्धांत लिखे थे ना वहां प्रत्ययवादी भी लिख दीजिए, अंग्रेजी लिखवाया था ना आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट, आइडियलिस्टिक का हिंदी प्रत्यय भी होता है। हाँ तो अंतर अभी बोल देता हूं, ये आप लोग लिख दीजिएगा। कैसे बताता हूं अंतर, ऐसे देखिए, ये जो है प्रत्ययवादी सिद्धांत है, यह प्रत्ययवादी सिद्धांत है और यह जो है वह प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। लिखिए मत, सुन लीजिए, वो भी काफी पुराना होगा, हम लोग जमाने में आया था। देखिए अभी बता देता हूं, प्राकृतिक अधिकार जो है अमूर्त अवधारणा है, अमूर्त है। यहां पर देखते हैं कि प्रत्ययवादी सिद्धांत क्या है, व्यक्तित्व से जुड़ी हुई अवधारणा है, एक प्रकार से यथार्थवादी हो गया। आप देखते हैं कि यह असीमित अवधारणा के रूप में है, असीमित इसलिए क्योंकि कुछ कहता नहीं है, भाई जीवन है, स्वतंत्रता है, संपत्ति है, तो इसको परिभाषित नहीं करता है। और यहाँ पर जो व्यक्तिवादी जो जो मतलब कि प्रत्ययवादी सिद्धांत है वह व्यक्तित्व से जुड़े हुए पहलुओं की बात करता है। और फिर ये जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है यह समझौतावादी सिद्धांतकारों द्वारा दिया गया, और यह जो प्रत्ययवादी सिद्धांत है वह ग्रीन द्वारा दिया गया, आदर्शवादियों द्वारा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है यह पहला सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत है, यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। और जो प्रत्ययवादी सिद्धांत है वह कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है, जितने भी अधिकार के सिद्धांत दिए गए सभी अधिकार के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करता है, सबकी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। लिख लेंगे। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं महत्व, मानव अधिकार का महत्व, मानव अधिकार का महत्व। इसके बाद जीएस का एरिया इतना ज्यादा है ना, जीएस में एरिया इतना ज्यादा है कि सोच लीजिए कि व्यक्ति पढ़ाते पढ़ाते भी थक जाता है। जीएस का कोई भरोसा नहीं, मैं बताया तो अभी तो दिखा रहा था आपको, एक दिन ऐसे ही खड़ा मन आया, चलिए आज उल्टा सीधा ही पढ़ा देता हूँ, ऐसे बीच बीच में पढ़ाता रहता हूँ, 5-7 टॉपिक पढ़ा दिया उल्टा सीधा, और उसी में से 2 क्वेश्चन आया है। अब एक दिन मूड और बनाया हूं कि एक दिन और पढ़ा दूंगा ऐसे ही कुछ, तो 5-7 टॉपिक जो चल रहे हैं हाईलाइट में वो सब पढ़ा दूंगा। क्योंकि जीएस में क्या होता है ना कि वो क्या करता है कि जो पेपर पत्रिका में निकलता रहता है, खासतौर से हिंदू में जो संपादकीय लेख आता रहता है, हिंदू में अफर्मेटिव एक्शन का लेख आ चुका है 1 महीना पहले, 1 महीना पहले, बताएं कब, जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था क्रीमी लेयर वाला SC ST का, उसी समय सुप्रीम जो है हिंदू में लेख आया था, और वो हेडिंग ही बनाया था ऊपर कि अफर्मेटिव एक्शन रिस्पेक्ट टू जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये उसका हेडिंग ऐसे था, मुझे याद है। अब मैं उसी दिन पढ़ा था तो मैं मूड बना लिया था कि मुझे जीएस पढ़ाना है। उस दिन मैं अपनी डायरी में नोट कर लिया, मैं एक डायरी रखता हूँ, तुरंत कोई लेख निकलता है और थोड़ा सा पढ़ता हूँ,
तुरंत नोट कर लेता हूँ, मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है जीएस में। और जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो इन लोगों को पढ़ा दिया था जीएस में, पढ़ाया था ना एक दिन। देखिए जीएस में भी इन लोग का कॉपी में अभी दिखा रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ाया था। और उसमें मैंने जैसे आप लोगों को पढ़ाया था ना, उस तरह जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना जीएस में, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, टीचर के भरोसे मत रहिएगा। मैं खुद भी जीएस पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, हम लोग के भरोसे मत रहिएगा। आप लोग पेपर पत्रिका पढ़ के अपने हिसाब से भी पढ़ा करिएगा। वो दूसरी बात है कि हम लोग पढ़ा देते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है, लेकिन आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ऐसे पोक्सो वाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी मान के चलिए कि वो इंपॉर्टेंट चीज है, और इतना पेपर में निकलता है ना कि आप पेपर से भी पढ़ लेंगे तो आप 150 वर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देखिए मानव अधिकार का महत्व समझिए। ये बताइए, अभी बताया हूं कि मानव अधिकार मानव के रूप में जो है अधिकार को मान्यता देता है। ये बताइए, रंग, नस्ल, जाति, इन सब आधारों पर जो है भेदभाव नहीं करता है। ये बताइए, जब इन सब आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा तो यही तो भाईचारा है, यही तो बंधुत्व है, यही तो समानता है। और जिस समाज में बंधुत्व होगा वहीं तो एकता अखंडता मजबूत होगी, तभी तो विश्व में स्थायी शांति आएगा। तो विश्व में स्थायी शांति का आधार मानव अधिकार। नंबर एक, मानव अधिकार की धारणा मानव के रूप में, मानव अधिकार की धारणा मानव के रूप में, मानव के रूप में, मानव के अधिकार को मान्यता देती है। मानव के रूप में मानव के अधिकार को मान्यता देती है। धर्म, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती। धर्म, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती। के आधार पर भेदभाव नहीं करती। इस तरह व्यक्ति की समानता में विश्वास करती है। जो विश्व शांति का आधार है, जो विश्व शांति का आधार है। अब जा देखिए, अभी बता रहा था कि ये जो ह्यूमन राइट है, इसी ह्यूमन राइट से ही फंडामेंटल राइट बना है। यदि ह्यूमन राइट नहीं होता तो ये फंडामेंटल राइट भी नहीं होता। क्योंकि ये जब हम लोगों ने मानव अधिकार पर हस्ताक्षर कर दिया, भारत ने भी तो हस्ताक्षर किया, तो जब हम लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया तो एक नैतिक दबाव हो गया ना। तो उस नैतिक दबाव के कारण हम लोग जो है अधिकारों को संविधान में मान्यता देना शुरू कर दिए। जैसे अभी मैं बताया कि LGBTIQ+, तो इसके संदर्भ में भारत ने हस्ताक्षर कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कि आप कानून बनाइए, हस्ताक्षर करके तो आप आ गए यूएन में, जाइए कानून बनाइए, हम नहीं कुछ बोलेंगे, आपकी मर्जी। तो हमें कहते हैं कि जब हम लोग ह्यूमन राइट पर हस्ताक्षर कर दिए तो हम लोग को ये बात सोचना चाहिए ना कि नहीं, RTI हमारे यहाँ होना चाहिए, RTE होना चाहिए, ये सब हमारे संविधान में होना चाहिए। तभी तो हम लोगों ने शिक्षा के अधिकार को जो है वो दर्जा दिया। जैसे हम लोगों ने NHRC बनाया, ये भी दबाव था कि जब हम लोग हस्ताक्षर करके चले आए तो अगली बार जब आप जाते हैं यूएन में तो वहां पर जो कमेटी बनी रहती है वो आपसे पूछताछ करती है कि आपने क्या क्या लागू किया। तभी तो भारत जो है 93 में तुरंत अध्यादेश लाकर पहले जो है NHRC बना दिया। पहले बनाओ, कुछ हो चाहे मत हो, क्योंकि हमको जाकर वहां जवाब देना है। सितंबर में ही अध्यादेश आ गया था। मतलब सोचिए कि 21 सितंबर 22 सितंबर को रिपोर्ट यूएन में रखी जाती है, 4-5 सितंबर को यह अध्यादेश के माध्यम से NHRC बनाकर इसके बाद जो है प्रधानमंत्री गए, जाकर वहां बताए हम अपने देश में NHRC बना दिए। तो ये हम लोग क्या चलता है, ये बताइए, जो फंडामेंटल राइट है वो इसी के कारण ही तो बना। नंबर 2, मानव अधिकार आदर्शवादी प्रलेख है जो संपूर्ण विश्व को प्रेरणा देता है। मानव अधिकार आदर्शवादी प्रलेख है जो संपूर्ण विश्व को प्रेरणा देता है।
आदर्शवादी प्रलेख है, डॉक्यूमेंट प्रलेख है जो संपूर्ण विश्व को प्रेरणा देता है। परिणामतः सभी देश नैतिक दबाव में सभी देश नैतिक दबाव में नैतिक दबाव में अनेक अधिकारों को मूल अधिकार अनेक अधिकारों को मूल अधिकार आबलिक कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं। आबलिक कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे शिक्षा के अधिकार को 21A में रखा गया, जैसे शिक्षा के अधिकार को 21A में रखा गया। इसी को देखिए, ये जो मानव अधिकार है, इस मानव अधिकार में उदारवाद भी है और समाजवाद भी है। तो इस तरह से दोनों विचारधाराओं की जो अच्छाइयों को स्वीकार किया गया है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये मध्यम मार्ग है, ये मध्यम मार्ग है। ये बताइए, कोई वैचारिक संघर्ष तो नहीं ना होता है, ह्यूमन राइट को लेकर कोई वैचारिक संघर्ष नहीं है कि भाई इसमें सब तरह की विषय वस्तु है। भोजन का भी अधिकार है, तो सूचना का भी अधिकार है, तो पर्यावरण का भी अधिकार है, सब तरीके का अधिकार है। तो इसको लेकर विश्व में कोई वैचारिक संघर्ष नहीं होता है। मानव अधिकार में उदारवाद तथा समाजवाद दोनों विचारधाराओं का समन्वय है। मानव अधिकार में उदारवाद तथा समाजवाद दोनों विचारधाराओं का समन्वय है। दोनों विचारधाराओं का समन्वय है जो वैचारिक संघर्ष को कम करता है, जो वैचारिक संघर्ष को कम करता है, जो वैचारिक संघर्ष को कम करता है। जिसके कारण विश्व में वाद विवाद में कमी आती है, जिसके कारण विश्व में वाद विवाद में कमी आती है। अच्छा, इसमें एक दो चीज और भी पढ़ा दूंगा। इसमें कभी कभी क्या होता है ना, एक दो चीज और भी नोट कर लीजिएगा कि छोटा सा 150 शब्द में, जैसे एक चीज और आता है कि जैसे मान लीजिए ऐसे लिख देगा कि अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत, अधिकारों का जो है वो अधिकारों का जो है वो क्या बोलते हैं, विविधतावादी सिद्धांत, मल्टीकल्चरलिज्म, तीन और लिख दीजिए, वो भी पढ़ा दूंगा। अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत, फिर अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत, अधिकारों का जो है बहुसंस्कृतिवादी परिप्रेक्ष्य, आया भी होगा, बहुसंस्कृतिवादी परिप्रेक्ष्य। बहुसंस्कृतिवाद पढ़ा चुका हूं, हाँ, इसी के साथ आता है क्वेश्चन। अधिकारों का बहुसंस्कृतिवादी अवधारणा, जहां पर बनाए थे वहीं पर लिख दीजिएगा। पढ़ा दूंगा, उसमें क्या लिखवा दूंगा 150 सब। अब देखिए भाई, किसी भी देश में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। अब न्यायपालिका इंटरप्रिटेशन करते समय मानव अधिकार का सहारा लेती है, और न्यायपालिका मानव अधिकार के नाम पर जो है मूल अधिकार की न्याय संगत और परिस्थितिजन्य व्याख्या करती है कि राइट, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा राइट टू लाइफ का मतलब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है, राइट टू लाइफ का मतलब कि सब लोग अपनी जो है सभ्यता, संस्कृति और गरिमा के साथ जीवन जी सके। अभी जैसा कि आप कह रही थी कि गरिमा के अनुसार जीवन जीना, तो सब लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति और गरिमा के अनुसार जीवन जी सकें, और जीवन जीने के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है वो भी राइट टू लाइफ में शामिल है। पानी पीना, खाना खाना,
आवास, पर्यावरण, इंटरनेट, 8 घंटा सोने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव वाले केस में कहा ना कि सोते हुए कैसे जगा दिए, ये उस व्यक्ति के राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। 8 घंटा उसको सोने का राइट है। सुबह लाठीचार्ज किए होते हैं, रात में क्यों लाठीचार्ज कर दिए? रामदेव वाले केस में जब वो कपड़ा वपड़ा पहन के बेचारे भागे थे। हाँ हाँ, तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस में सुबह सुबह कहा कि नहीं ये गलत है, कि आपको रात में लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। 8 घंटा सोने का अधिकार सबको है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब केवल शारीरिक निर्बंधन से मुक्ति नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि व्यक्ति का अवैध जो है गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का अवैध फोन टेप नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का अवैध रूप से जो है वो देखा जाए तो उसको अवैध रूप से उसका जो है अवैध रूप से उसको परेशान न किया जाए। मतलब वो व्यक्ति को लगे कि हम व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं। तो बताइए, कोई व्यक्ति किसी से शादी करना चाहता है तो किस अधिकार में आता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई ठीक है, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 21। इसलिए तो कहा जाता है। तो यहां पर देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया मूल अधिकार का, उस इंटरप्रिटेशन करने के लिए मानव अधिकार का सहारा लिया जाता है। यदि मानव अधिकार नहीं होता तो मूल अधिकार का इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता। नंबर 4, किसी भी देश में मूल अधिकार की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की जाती है। चौथा महत्व, किसी भी देश में मूल अधिकार की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की जाती है और न्यायपालिका एफआर के निर्वचन में, न्यायपालिका एफआर के इंटरप्रिटेशन में, निर्वचन में मानव अधिकार का सहारा लेती है। एफआर के निर्वचन में मानव अधिकार का सहारा लेती है, जिससे एफआर न्याय संगत तथा परिस्थितिजन्य बनता है, जिससे एफआर न्याय संगत तथा परिस्थितिजन्य बनता है, न्याय संगत तथा परिस्थितिजन्य बनता है। अब देखिए, एक ही तरह का महत्व नहीं लिखना चाहिए। इस तरह के टॉपिकों में आप जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी चीज लिख सकते हैं। कैसे बताता हूं, ये बताइए। मानव अधिकार की अवधारणा के कारण ही तो जो है वह देशों के ऊपर एक दबाव रहता है कि वह जो है घरेलू जो सरकार है वो मानव अधिकार का उल्लंघन न करे। और कहीं ना कहीं मानव अधिकार की जो समस्या है वो वैश्विक समस्या बन गया, क्योंकि मानव अधिकार जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र के रूप में है तो वह वैश्विक समस्या के रूप में है। इसीलिए विश्व में कहीं पर भी कोई सरकार जो है वो अतिक्रमण करती है, कोई सरकार हिंसा करती है, युद्ध करती है और उससे जो है मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, तो तुरंत विश्व जो है वो देखा जाए तो कमजोर देश के पक्ष में खड़ा हो जाता है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, यूक्रेन में बच्चों की हत्या किया, इजराइल ने गाजा में बच्चों की हत्या किया, तो पूरा विश्व जो है गाजा के साथ खड़ा हो गया और इजराइल की आलोचना करना शुरू कर दिया। तो मानव अधिकार की अवधारणा नहीं होता तो गाजा में जो महिलाओं का, बच्चों का जो हत्या किया गया, अस्पताल पर जो कल बम फेंका गया, पड़े होंगे 100 लोग मर गए। तो अस्पताल पे जो बम फेंक रहा है, ये तो अस्पताल में पेशेंट होंगे ना, अस्पताल पर क्यों बम फेंक रहे हो भाई? ईरान बोल तो रहा है कि हम भी कार्रवाई करें, 2-4 हम भी फेंक दें। अभी ईरान भी आ जाएगा युद्ध में, तो विश्व युद्ध में बदल जाएगा कि नहीं? ईरान की सेना भी कम नहीं है, इजराइल को सबक सब सिखा देंगे हमेशा के लिए। लेबनान, लेबनान जो है वो देखा जाए तो इजराइल, लेबनान, लेबनान और गाजा, ये जितने भी अब जाग्रफी में आप लोग पढ़ते होंगे, इजराइल के आसपास के जितने देश हैं मुस्लिम कंट्री, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, सब, और सबके साथ जो है इजराइल का विवाद है। सबका जमीन हड़पा है, ऐसे समझिए। इजराइल का कुछ जमीन थोड़े ना है, वो तो दूसरे का जमीन हड़प के इजराइल बन गया।
तो बताइए, सबका आसपास का जमीन हड़प के इजराइल बना लिए और अभी भी हड़प रहे हैं, तो सब देश जो है एकजुट होकर तो आज नहीं तो कल आक्रमण करेंगे ना। तभी तो अमेरिका इजराइल को इतना मजबूत बना रखा है, क्योंकि उसको पता है कि नहीं मजबूत रहेगा तो सब बर्बाद कर देंगे उनको। तभी तो परमाणु बम अमेरिका ने दिया इजराइल को। इजराइल के पास परमाणु बम भी है, तभी ईरान परमाणु बम बना रहा है, बना भी लिया है, इन्हीं को इन्हीं को सबक सिखाने के लिए, इजराइल को, कि आने वाले समय में ईरान जो है परमाणु बम फेंकेगा। मानेगा थोड़े ना वो तो अपना हिसाब किताब बराबर करेगा, क्योंकि ये इजराइल सबको परेशान कर रखा है सिलेबस में आप लोगों के यहाँ, सेकंड पेपर में खूब है, बढ़िया। अब जस्ट देखिए, एक और लिखिएगा, जगह छोड़िए, जो अभी समझाया हूं कि मानव अधिकार के कारण ही देश के ऊपर नैतिक दबाव रहता है, घरेलू सरकार के ऊपर दबाव रहता है, और मानव अधिकार की रक्षा जो है वैश्विक समस्या बन गया है। और इसी के कारण जो है विश्व में कहीं भी युद्ध होता है, कहीं भी बच्चों की हत्या होता है, तो पूरा विश्व जो है एक सुर में जो है शक्तिशाली देश की भी आलोचना करता है। जगह छोड़िए, 3 लाइन समस्या, 3-4 हो गया कि नहीं महत्व? लिखवाऊं एक और? लिख लेंगे, जगह छोड़िए, समस्या चलिए। हाँ बोलिए। सोशल वेलफेयर अधिकार का, समाज कल्याण जो पढ़ा तो चुका हूं। 19वीं शताब्दी नहीं, 20वीं शताब्दी। हाँ, वो बताता हूँ, अमेरिका के मूल संविधान में कुछ लिखा ही नहीं था। अमेरिका में 1 से लेकर 10 तक संविधान संशोधन किया गया, 10 संविधान संशोधन किया गया 1791 में। 1791 में जो है 10 संविधान संशोधन किया गया, और 10 संविधान संशोधन के माध्यम से अमेरिका ने मूल अधिकार बनाए, नेचुरल राइट को ही आधार बनाया, क्योंकि उसी के आधार पर अमेरिका में क्रांति हुआ था, और उसी नेचुरल राइट से ही अमेरिका ने फंडामेंटल राइट बनाया था, और वहीं से पूरे विश्व को प्रेरणा मिला था। मूल अधिकारों का जन्मदाता कौन, कौन सा देश? अमेरिका। तभी तो भारत में हम लोग कहते हैं मूल अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका। समस्या, ये बताइए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि मानव अधिकार को, मानव अधिकार एक संकल्पना हो गया, और आजकल हो क्या रहा है विश्व में, इस मानव अधिकार को साधन बनाकर जो पश्चिमी देश हैं वो विकासशील देशों का नव उपनिवेशवादी शोषण कर रहे हैं। कैसे? भारत मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, भारत प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, भारत जो है वो हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद करता है, मुस्लिम लोगों का शोषण करता है, इसलिए भारत का आम नहीं खरीदेंगे। अरे मतलब हमारे आम खरीदने से शोषण का क्या लेना देना? मोदी साहब जब गए थे यूरोप में, मोदी साहब ने यही तो बात कहा कि हमको एक चीज बताइए, हम लोग चलिए मान लीजिए मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इससे हमारे आम को आप क्यों नहीं खरीदेंगे? नहीं, आप मानव अधिकार का उल्लंघन करते इसलिए हम आपका सामान नहीं लेंगे। तो मोदी साहब ने जब विरोध किया, ये बताइए हम आपका सामान क्यों लेंगे, हम भी दूसरे देश से मंगाएंगे। तब फ्रांस को लगा कि तो गड़बड़ हो जाएगा, तब फ्रांस ने कहा कि नहीं, नियम बन गया कि इस नाम पर जो है कोई सामान भारत का नहीं रोका जाएगा। मोदी साहब ने कहा कि बताइए कीटनाशक का हम लोग प्रयोग करते हैं, आप यही तो कह रहे हैं, चलिए कीटनाशक का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उस डिब्बे पर आप लिख दीजिए कि फला कीटनाशक का प्रयोग, हम लिख कर दे देंगे आपको, जिसको आम खाना होगा खा लेगा। आपका सामान हमारे यहाँ आता है, तो जिसको खरीदना होता है फ्रांस अमेरिका का सामान वो खरीदता है ना। जिसको बताइए आईफोन कहाँ का है? अमेरिका का। हम लोग आईफोन खरीदते हैं ना, तो आईफोन खरीदते हैं तो उसी तरह से हमारा कोई सामान वहां जाएगा। जब हम आईफोन नहीं बना सकते हैं, हम आम ही मान लीजिए खिला सकते हैं, तो हमारा सामान तो आप लीजिए। इस तरह से विवाद समाप्त हुआ। इसी तरह से हल्दी, आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब आया तो बताऊंगा, हल्दी बासमती चावल ये वो देश भर का पेटेंट का समस्या था, ये भी सब साल्व हो चुका, क्योंकि भारत ने कहा कि बताइए ये सब करने की क्या जरूरत है? दुनिया जानती है कि बासमती चावल हमारे यहाँ है। हरियाणा में जानते हैं क्या होता है? हरियाणा में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हरियाणा में बड़ी कंपनियों ने क्या किया है कि आप खेती कराइए, आप ये खेती कराइए, कोई दिक्कत नहीं है,
किसान ही खेती करेगा, वो टोटल फसल जो है वो कंपनी वाला खरीद लेता है। मान लीजिए 100 रुपया किलो चावल खरीद लेगा, और इस तरह से ऑर्गेनिक चावल खरीद कर उसी को जो है 200-300 रुपया किलो बेचेगा। क्योंकि हमारे यहाँ कॉलोनी में है, उनका सब चावल एक्सपोर्ट होता है 250 रुपया किलो। बोले हम 100 रुपया किलो खरीद लेते हैं और 250 रुपया किलो बेचते हैं, क्योंकि बासमती का ठप्पा लग गया भारत का। बस भारत का ही बासमती, ये भी चीज है। जैसे मान लीजिए कि अब मानव अधिकार के नाम पर इस तरह से जो शोषण की प्रवृत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है तर्कसंगत नहीं है। नंबर एक पहली समस्या, मानव अधिकार को साधन बनाकर पश्चिमी देश, मानव अधिकार को साधन बनाकर पश्चिमी देश विकासशील देशों का, पश्चिमी देश विकासशील देशों का नव उपनिवेशवादी शोषण कर रहे हैं। मानव अधिकार को साधन बनाकर पश्चिमी देश विकासशील देशों का नव उपनिवेशवादी शोषण कर रहे हैं। उन पर अपना प्रभुत्व बढ़ाते हैं, व्यापारिक प्रतिबंध लगाते हैं, व्यापारिक प्रतिबंध लगाते हैं। दूसरी समस्या समझिए भाई, दूसरी समस्या यह है कि मानव अधिकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी जो संस्था है वो पश्चिमी देशों के गिरफ्त में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आदर्शवादी है, उसका न्याय बाध्यकारी भी नहीं है, निष्पक्ष न्याय भी नहीं हो पाता है। तो ऐसी संस्था के ऊपर जो है मानव अधिकार की जिम्मेदारी कहां तक तर्कसंगत है? और उसके बिहाफ पर मानव अधिकार को आपने छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए गार्जियन, जैसे देखिए गार्जियन मान लीजिए अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ देता है, तो बताइए हम लोग के ऊपर कितना गार्जियन विश्वास करके छोड़ देता है कि हमारा बच्चा बच्ची पढ़ने के लिए आपके पास जाएगा, छोड़ देता है ना। ये बताइए, ये हम लोग की जिम्मेदारी है ना कि उस गार्जियन का जो विश्वास है वो कहीं से टूटना नहीं चाहिए। हम लोग की जिम्मेदारी है ना कि उस गार्जियन का विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। तभी तो हम आप लोग बोले पढ़ाता लिखाता हूँ ठीक, कभी कोई 12 रात में भी समस्या हो फोन कर दीजिएगा, आधे घंटे में हाजिर हो जाऊंगा मुखर्जी नगर। 12 रात में भी कोई समस्या होगा तो हाजिर हो जाऊंगा। और ऐसा नहीं, मैं 30 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ, उतना तो है हिसाब किताब कि आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा तुरंत। गार्जियन तो आपका बाद में ना आएगा, पहले तो हम लोग गार्जियन है ना। ये बताइए, अब मानव अधिकार का गार्जियन कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब गार्जियन के जो है, गार्जियन का कुछ पता ही नहीं, गार्जियन की कोई रिस्पांसिबिलिटी ही नहीं, गार्जियन जो है पश्चिमी देशों के गिरफ्त में है, निष्पक्ष न्याय ही नहीं करता है, तो फिर सोचिए मानव अधिकार का क्या मतलब हुआ। नंबर 2, मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी संस्था बनाई गई है। मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी संस्था बनाई गई है, लेकिन अधिकांश संस्थाएं पश्चिमी देशों के गिरफ्त में हैं, पश्चिमी देशों के गिरफ्त में हैं, जिससे निष्पक्ष न्याय नहीं हो पा रहा है, जिससे निष्पक्ष न्याय नहीं हो पा रहा है, जिससे निष्पक्ष न्याय नहीं हो पा रहा है। अब जरा देखिए, आप देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश जो है मैनेजमेंट क्राइसिस, प्रबंध संकट के नाम पर विश्व में कहीं पर भी हस्तक्षेप कर देता है और कह देता है अमेरिका के मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो हमारा विश्व के प्रति जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया, सीरिया में हस्तक्षेप कर दिया, इराक में हस्तक्षेप कर दिया। अब बाद में पता चला कि सद्दाम हुसैन दोषी नहीं थे, बाद में पता चला कि सद्दाम हुसैन दोषी नहीं थे और सद्दाम हुसैन को फांसी भी दिलवा दिया। अन्याय ही तो हुआ। जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने कह दिया ना कि इराक के पास न तो परमाणु बम है, न तो जैविक हथियार है, न तो रासायनिक हथियार है, और सद्दाम हुसैन कहीं से भी दोषी नहीं। अब सद्दाम हुसैन साहब तो गए ना, और रहते तो कम से कम इतना तो उनको तसल्ली होता कि चलो मैं गलत नहीं हूं। अमेरिका घेर घार के उनको लटका भी दिया।
याद आया? बर्बाद कर दिया इराक को। तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश जो है मानव अधिकार का खुद ही दुरुपयोग करता है। नंबर 2, 3, अमेरिका जैसा देश प्रबंध संकट के नाम पर, अमेरिका जैसा देश प्रबंध संकट के नाम पर विश्व में हस्तक्षेप करता है, प्रबंध संकट के नाम पर विश्व में हस्तक्षेप करता है, स्वयं मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, स्वयं मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, स्वयं मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, जैसे इराक पर आक्रमण किया, जैसे इराक पर आक्रमण किया। इसी का देखिए, आप देखते हैं कि मानव अधिकार में सामाजिक, आर्थिक सब तरीके के अधिकारों की बात की गई है। ये बताइए, सामाजिक, आर्थिक सब तरीके के अधिकारों की बात की गई है, तो वहां संसाधन भी तो होना चाहिए। सबको आवास का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको स्वच्छ पेयजल का अधिकार, सब लिख दिया गया। लेकिन विश्व में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, अब विश्व में संसाधनों की कमी है कि व्यवहार में लागू नहीं हो सकता है। और अभी भी अफ्रीका के तमाम देशों में लोग जो है भोजन बिना मर रहे हैं, देखे होंगे ना। तो ये मानव अधिकार जो है सिद्धांत तो व्यवहार में भी तो अंतर रखता है। अरे कम से कम भोजन तो करा देते यार। पूरे विश्व के पास इतनी तो क्षमता है कि विश्व के सभी लोगों को 2 टाइम हम लोग भोजन करा देते, है कि नहीं क्षमता? है ना विश्व में क्षमता। अब भारत में कोई व्यक्ति खाने बिना मर रहा है तो सोच लीजिए। अरे भाई 8,000 करोड़ रुपए की जहाज से चल रहे हैं, इतना सब पैसा खर्चा कर रहे हैं, बस कम ही खर्चा कर लेते, कम से कम उनको खिला देते 2 समय, वो भी भारत के नागरिक हैं। लिखिए, मानव अधिकारों में सामाजिक, आर्थिक अधिकारों पर बल दिया गया, मानव अधिकारों में सामाजिक, आर्थिक अधिकारों पर बल दिया गया, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण व्यवहार में लागू नहीं हो पा रहा है, संसाधनों के अभाव के कारण व्यवहार में लागू नहीं हो पा रहा है। जैसे अफ्रीकी देशों में खाद्य संकट की समस्या चल रही है, जैसे अफ्रीकी देशों में खाद्य संकट की समस्या चल रही है, अफ्रीकी देशों में खाद्य संकट की समस्या चल रही है। खाद्य संकट की समस्या चल रही है, ठीक है। ना, बाध्यकारी नहीं, आदर्शवादी है, सुझाव देता रहता है। तो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो जो है नैतिक दबाव बनाता रहता है। हाँ, नैतिक दबाव। भाई बताइए, हम ही आप लोग कहते हैं तेज दीजिए, ठीक ढंग से लिखिए, हमारा भी तो नैतिक दबाव है। अब क्या करें, पकड़ पकड़ के नहीं लाऊंगा सबको सैटरडे को, और यही नहीं आए थे तो क्या करें, अब बताइए। नैतिक दबाव ही तो बनाया। अब पकड़ के नहीं लाऊंगा कि पता लगे जा रहा हूँ साइकिल से, सब लोगों को ढूंढ रहा हूँ, किधर किधर है, क्यों नहीं टेस्ट देने गए, लाओ जी डंडा। तो मान लीजिए अब वो भी तो ठीक नहीं है। सब लोग बोलेंगे देख रहे हैं, अब 25-25 साल के बच्चे हो गए बड़े बड़े, सबकी पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये भी मुखर्जी में बेइज्जती हो जाएगा कि एक तो पढ़ाते नहीं, अब फिर जो है अब पिटाई भी कर रहे हैं, तो वो भी समस्या आ जाएगा। पहले तो बहुत डांटता था, इलाहाबाद में पढ़ाता था, जो पुराने लोग मिल जाएंगे आपको बताएं, बहुत डांटता था। पुराने लोग कभी आएंगे तो मिलवा भी दूंगा। अभी 15-20 दिन पहले वो आया था सदानंद, छत्तीसगढ़ में आईपीएस से, तो ऐसे ही बोला, एक एक बार वो लिख के कुछ दिया रहा होगा, मैं फाड़ के फेंक दिया उसके सामने कि ऐसे ही लिखोगे यार, जाओ कल लेके लाना।
तो वही बोला, वही शब्द बोला, बोला जानते हैं सर, फाड़ उड़ के फेंक दिया। इतना दुख हुआ था, आंख में आंसू आ गए, इतना मन लगा के लिखा था। लेकिन दूसरे दिन फिर लिख के मैं लाया था। हम बोले हाँ याद है। तो मान लीजिए, तो हम बोले, हम लोग अच्छा बताओ हम गलत थे कि तुम गलत थे? बोले नहीं सर, गलती तो आपकी भी नहीं थी, लेकिन इतना मन लगा के लिख के लाया था, फाड़ दिए। हम बोले बताओ, उसमें तुमसे मैं बोला था कि हाब्स प्रथम व्यक्तिवादी विचारक है, यही क्वेश्चन दिया था उनको। अब तुम लिखे थे पहला लाइन कि हाब्स ब्रिटेन का रहने वाला है, हाब्स ने लेवियाथन लिखा है। ये बताओ मेरे ऊपर क्या गुजरा ये लाइन पढ़कर, 150 शब्द में तुमको बोला था लिखने के लिए। तो गलत हो गया ना यार, तो फाड़ के ना फेंको तो क्या करूं? तो कभी कभी डांट डपट भी तो जरूरी है। अब जब देखिए, मानव अधिकार अवधारणा का विकास, तो ये जो विकास है वो 3 चरणों में हुआ है। इसका प्रश्न ऐसे आता है कि मानव अधिकार के विकास के चरण का उल्लेख करें। आया भी होगा क्वेश्चन, ह्यूमन राइट के विकास के चरण 150 शब्द में आता है। 3 पीढ़ियों, इसको 3 पीढ़ी कहा जाता है। 3 चरण का मतलब 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ियों, 3 पीढ़ियों का विवेचन। तब इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए, सबसे पहला काम करिए, एक भूमिका लिख दीजिए और उसके बाद 3 पीढ़ियों का उल्लेख कर दीजिए, 3 चरण या पीढ़ियों का उल्लेख कर दीजिए। और फिर इसके बाद इसका मूल्यांकन लिख दीजिए, बता दूंगा। सापेक्ष और निरपेक्ष, तो न्याय में ही आप लोगों को बताया था, 60 नोट्स पूछा होगा। सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब, अच्छा आंसर लिखवा दूंगा, पहले इसको लिखिए। 3 पीढ़ियों का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, 3 पीढ़ियों का विवेचन। अब पहले देखिए, आप क्या करेंगे कि पहले 4 लाइन का भूमिका लिखेंगे। अब इसमें 1-2 लाइन मानव अधिकार को परिभाषित कर दिया जाएगा, 2-3 लाइन और जोड़ दिया जाएगा। पर सुनिए, मानव अधिकार देखिए समकालीन विचार है भाई, 20वीं सदी का विचार है ना, तो समकालीन विचार है। और मानव अधिकार का विकास जो है वह 3 पीढ़ियों में हुआ है। पहली पीढ़ी उदारवादी अधिकारों से संबंधित थी, दूसरी पीढ़ी जो है भाई, पहली पीढ़ी उदारवादी सिद्धांत से संबंधित थी जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों पर बल दिया गया। दूसरी पीढ़ी जो है समाजवादी, जो है समाजवाद के तहत इसका विकास हुआ, जिसमें मूलभूत आवश्यकता की बात की गई थी। और जो तीसरी पीढ़ी है उसमें जो है वो देखा जाए तो व्यक्ति समाज के संबंधों को जोड़ने की व्यवस्था की गई। ऐसे समझिए कि ये जो 3 पीढ़ियां हैं, इसमें जो प्रथम पीढ़ी है वह उदारवाद से संबंधित है, उदारवादी अवधारणा से संबंधित है। उदारवादी अवधारणा का मतलब हुआ कि व्यक्तिवादी सिद्धांत पर बल दिया गया, व्यक्तिवादी सिद्धांत पर बल दिया गया। फिर इसके बाद जो दूसरी पीढ़ी है, जो दूसरी पीढ़ी है वह समाजवादी अवधारणा से संबंधित है, समाजवादी अवधारणा से संबंधित है। इसमें जो है समाज हित पर बल दिया गया, समाज हित पर बल दिया गया। और जो तीसरी पीढ़ी है, जो तीसरी पीढ़ी है, इस तीसरी पीढ़ी में जो है वह व्यक्ति समाज संबंध को जोड़ने की बात की गई। भूमिका लिखना है। पहली पीढ़ी उदारवादी अवधारणा, व्यक्तिवादी सिद्धांत, मतलब व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देना। व्यक्तिगत अधिकारों पर बल। दूसरी पीढ़ी जो समाजवादी अवधारणा है, सामाजिक अधिकारों पर बल, सामाजिक अधिकारों पर बल, मतलब आर्थिक सामाजिक अधिकारों पर बल दिया गया। और तीसरी पीढ़ी जो है वह देखा जाए तो यह नव सामाजिक आंदोलन से संबंधित है, नव सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। नव सामाजिक आंदोलन का मतलब जैसे पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण से संबंधित, जैसे मान लीजिए जो है इंटरनेट का अधिकार,
जैसे इंटरनेट, इस तरह की जो चीजें हैं वह व्यक्ति समाज संबंधों को जोड़ने की व्यवस्था देता है। अब भूमिका लिखिए, भूमिका यही लिखना है। समाजवादी में आर्थिक सामाजिक अधिकारों पर बल। अब यही सब जीएस पे पूछेगा। अब सोच लीजिए जीएस में कितने लोग पढ़ेंगे या कौन कौन लिखेगा। जो जिधर जा रहा है भाई, अफर्मेटिव एक्शन सोच लीजिए सब्जेक्ट का उठा के पूछ दिया, हवा भी नहीं लगा होगा लोगों को, हैं? हाँ, बताइए क्या करेंगे। जैसे पढ़ाने वाले, पहले पढ़ाने वाले टीचर को भी ढंग से पहले पढ़ लेना चाहिए कुछ। आजकल तो एक बीमारी है, पीपीटी चल रहा है, उसी पर केवल हम लोग बोल रहे हैं, देखिए ये, देखिए वो। अरे भैया, कुछ आपका ज्ञान और नहीं है, पीपीटी बोल रहे हैं बस, क्योंकि ढंग से पढ़। कोई टीचर कुछ भी पढ़ा दे रहा है। हिस्ट्री लाइए, ये देखिए गंगा नदी, ये देखिए जमुना नदी, जाग्रफी में कूद कूद के पढ़ा रहे हैं कितने लोग, देखिए होगा ना वीडियो। एक टीचर जाग्रफी में कूद कूद के पढ़ा रहे हैं, गाना गा के। बिहार में नए आए हैं, गाना गा के पढ़ा रहे हैं। अरे भैया, कभी कभी ऐसे सुबह बैठता हूँ, ये सब सोचता हूँ, एक मन करता है प्रभु अब बुलाइए, अब कोई फायदा नहीं हो चुका, इन लोगों के अब छोड़ दीजिए, ये लोग पढ़ा लेंगे अपना आईएएस यूएस का पढ़ाई तो ये लोग करा ही देंगे बच्चों को, मुक्ति दीजिए अब। अब जैसे देखिए, अब हम लोगों से होगा, पता नहीं कूद रहे हैं, गिर गए, पैर टूट गया। लिखिए भूमिका। मानव अधिकार समकालीन विचार है, मानव अधिकार समकालीन विचार है। और मानव को ऐसी परिस्थिति देना चाहता है जिससे मानव का जीवन प्रासंगिक बन सके। और मानव को ऐसी परिस्थिति देना चाहता है जिससे मानव का जीवन प्रासंगिक बन सके। मानव का जीवन प्रासंगिक बन सके। इसका विकास 3 पीढ़ियों में हुआ है। 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 पहली पीढ़ी, पहली पीढ़ी उदारवादी अधिकारों को बढ़ावा देती है। दूसरी पीढ़ी समाजवाद, दूसरी पीढ़ी समाजवाद, समाजवाद के तहत मूलभूत आवश्यकता पर बल देती है। समाजवाद के तहत मूलभूत आवश्यकता पर बल देती है। और तीसरी पीढ़ी में व्यक्ति समाज को जोड़ने, व्यक्ति समाज, व्यक्ति समाज, व्यक्ति डैश समाज, व्यक्ति डैश समाज को जोड़ने पर आधारित है। व्यक्ति समाज को जोड़ने पर आधारित है। जैसे पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण लिखिए। स्वच्छ पर्यावरण, चाहे मान लीजिए और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि इसी का व्याख्या अब लिखवाने वाला हूं। ये तो भूमिका हो गया ना, अब इसी की व्याख्या चलेगा। 150 शब्द में क्वेश्चन आता है, पढ़ दीजिए क्वेश्चन। बस इतना ही लिखना है 150 शब्द में। अब प्रथम पीढ़ी आबलिक चरण, प्रथम पीढ़ी आबलिक चरण। अब बस इसकी व्याख्या 4-4 लाइन लिख दीजिए, लिख दीजिए। इस चरण में मानव अधिकार का विकास, इस चरण में मानव अधिकार का विकास उदारवादी विचारधारा के तहत हुआ। इस चरण में मानव अधिकार का विकास
उदारवादी विचारधारा के तहत हुआ। उदारवादी विचारधारा के तहत हुआ। इसमें राजनीतिक नागरिक अधिकारों पर बल दिया गया। इसमें राजनीतिक नागरिक अधिकारों पर बल दिया गया और व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर अधिकारों की बात की गई। व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर अधिकारों की बात की गई। जैसे मत देने का अधिकार, सरकार की आलोचना का अधिकार, मत देने का अधिकार, सरकार की आलोचना का अधिकार आदि पहलुओं को लागू किया गया। ऐसे महिला मताधिकार आप लोग पढ़ते हैं तो किस पीढ़ी में आएगा? पहली पीढ़ी में। महिला मताधिकार सबसे पहले कहाँ? न्यूजीलैंड, 1878 सबसे पहले न्यूजीलैंड। अमेरिका में महिला मताधिकार 1919। ब्रिटेन में महिला मताधिकार 1928। अब भारत में महिला मताधिकार, भाई हमें कहते संविधान में ही तो लिखा गया 326 50 26 जनवरी 1950 से। अब द्वितीय पीढ़ी लिखिए। यह समाजवाद से प्रभावित है। यह समाजवाद से प्रभावित है जिसमें सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारों पर बल दिया गया। जिसमें सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारों पर बल दिया गया और समानता को केंद्रबिंदु मानकर समाज हित के परिप्रेक्ष्य में अधिकारों को मान्यता दिया गया। समाज हित के परिप्रेक्ष्य में अधिकारों को मान्यता दिया गया। राज्य को अधिकारों का संरक्षक माना गया। राज्य को अधिकारों का संरक्षक माना गया। अधिकारों को मान्यता दिया गया। राज्य को अधिकारों का संरक्षक माना गया। इसमें मूलभूत आवश्यकता से संबंधित अधिकारों भोजन, शिक्षा, आवास आदि पर बल दिया गया। भोजन, शिक्षा, आवास आदि पर बल दिया गया। मूलभूत आवश्यकता से संबंधित अधिकारों भोजन, शिक्षा, आवास आदि पर बल दिया गया। अब लिखिए तीसरी पीढ़ी या तीसरा चरण। 1970 के बाद विश्व में सामाजिक चेतना बढ़ने लगी। 1970 के बाद विश्व में सामाजिक चेतना बढ़ने लगी। व्यक्ति और समाज को जोड़ने का प्रयास प्रारंभ हुआ। व्यक्ति और समाज को जोड़ने का प्रयास प्रारंभ हुआ। व्यक्ति और समाज को जोड़ने का प्रयास प्रारंभ हुआ। जीवन की गुणवत्ता से संबंधित
जीवन की गुणवत्ता से संबंधित अधिकारों की बात होने लगी, जिससे जीवन बेहतर बन सके। जिससे जीवन बेहतर बन सके, जिससे जीवन बेहतर, भाई जीवन बेहतर बनने का मतलब क्या, ये बताइए। बिजली होनी चाहिए, कम से कम मान लीजिए गर्मी है तो पंखा उंखा चल सके, जो भी सुविधा विधा है वो होना चाहिए ना। नहीं, कितने लोग होते हैं कि मान लीजिए भाई जीवन की गुणवत्ता भी तो होना चाहिए। ठीक है, पैसा रुपया कमा लिए, नौकरी कृपा के चैन से रहिए, तो कम से कम 8 घंटा सोइए तो पता लगे बैंक में 2 करोड़ रुपया रखे हुए हैं, एक पंखा नहीं लगवा सकते। गांव में देखते तो हैं क्या है, 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ बैंक में जमा है। हम बोले हम कह रहे ढंग के एक एसी लगवा लेते। ऐसे मैं गांव पर एसी उसी सब लगवा रखा हूँ, जनरेटर उटर रख रखा हूँ। जाता हूँ, नई लाइटर चला उसको, चला चुपचाप सोऊंगा। तो जो आस पड़ोस के लोग हैं तो लोग कहेंगे देख रहे हैं ना, देखिए बर्बाद कर रहे हैं ये, जनरेटर चलाकर एसी चला के सो रहे हैं, छत पे जाके सो नहीं सकते, नहीं आदत है। अब पिताजी रहते थे तो पिताजी जब भी आते थे लोग पिताजी से मिलने के लिए, पिताजी को यही शिकायत करते थे कि आपका लड़का जो है बर्बाद कर देगा। पिताजी बोले हम 1 रुपया नहीं देते हैं, वो अपना कमाता अपना जानता है। अब मैं बोल दिया हूँ साल भर में 2-3-4 लाख रुपया हमको दे देना। पिताजी हमारे थोड़े से पैसे काफी शौकीन व्यक्ति, तो जब मैं मिलने जाता था तो उनको जो है नई जो नोट की गड्डी होती बहुत अच्छा लगता था। बैंक वाले से मैं क्या करता था, 100 की गड्डी, 500 की गड्डी, ऐसे 1-2 लाख रुपया ले आके हम बोले कि रख लीजिए। बोले हम क्या करेंगे, बोले नया नोट बैंक वाला दिया, नया है दिया है, चलो लाओ। मतलब उससे उनको ठीक लगता था, मैं देखता था कि 2-3 महीने तक ठीक रहते थे। आदत है सबकी। तो जीवन की गुणवत्ता भी तो होनी चाहिए। रात में पता लगे मैं जग के आऊंगा तो क्या पढ़ाऊंगा। इसीलिए इसको सामूहिक अधिकार कहा जाता है कि जीवन लगना चाहिए कि जीवन कट नहीं रहा। जैसे मान हम लोग नहीं कहते कैसा चल रहा, कितने लोग गांव में कट रहा है करोड़पति व्यक्ति बोलेंगे कट रहा है, अरे अच्छा से जीवन कटने दीजिए ना। आप ही लोग जैसे पूछता हूँ कैसा पढ़ाई चल रहा है, इतना क्यों उदास होकर बोल रहे हैं। बोलिए हाँ सर चल रहा है, सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, मिठाई जरूर खिला के जाऊंगा। ये होना चाहिए ना हौसला। एकदम पता चले कहां पर है, अरे सर चल रहा है, जानते मत पूछिए मत, बड़ी स्थिति खराब। क्या स्थिति खराब है, लिखिए तीसरे चरण में, उसमें 2 लाइन और। इसे सामूहिक अधिकार कहा जाता है। और कहां लिखेंगे, इसे सामूहिक अधिकार कहा जाता है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण, इसमें स्वच्छ पर्यावरण, शांति का अधिकार आदि को शामिल किया गया है। वैश्विक समस्या के रूप में देखा जा रहा है, इसे वैश्विक समस्या के रूप में देखा जा रहा है, इसे वैश्विक समस्या के रूप में देखा जा रहा है। और इसकी रक्षा के लिए, इसकी रक्षा के लिए वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन होता है। इसकी रक्षा के लिए वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन होता है। अब मूल्यांकन लिखिए। वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन होता है, कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए। COP 28 कहां हुआ था, दुबई। जैसे COP 28 एग्जाम्पल भी लिख देना चाहिए। मूल्यांकन लिखिए। भाई पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए तो COP होता है। मूल्यांकन लिखिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव अधिकार का, इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव अधिकार का क्रमबद्ध तरीके से विकास हो रहा है, क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ है, क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ है और निरंतर नए अधिकार इसमें शामिल हो रहे हैं, निरंतर नए अधिकार इसमें शामिल हो रहे हैं। और भविष्य की परिस्थितियों के अनुरूप, और भविष्य की परिस्थितियों के अनुरूप, और भविष्य की परिस्थितियों के अनुरूप नए अधिकार जुड़ते रहेंगे। भविष्य की परिस्थितियों के अनुरूप नए अधिकार जुड़ते रहेंगे, जैसे इंटरनेट का अधिकार। भविष्य की परिस्थितियों के अनुरूप
अन्य अधिकार जुड़ते रहेंगे, जैसे इंटरनेट का अधिकार, साइबर सुरक्षा का अधिकार, एआई के दुरुपयोग से संबंधित विमर्श। हर जगह एआई पूछ रखा है, चाहे वो इथिक्स का पेपर हो, चाहे फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, सब जगह पूछ दिया, क्योंकि उसके बारे में अब समग्र जानकारी होनी चाहिए थी। क्योंकि भाई हमें कहते हैं एआई का अधिकार है, लेकिन एआई का दुरुपयोग भी तो हो रहा है, वो भी तो नैतिक मुद्दा है। पढ़ाया तो था एथिक्स में, भाई वो भी तो नैतिक मुद्दा आया भी था क्वेश्चन। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ये काम बहुत बढ़िया हुआ है कि बहुत जो है रटने वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अभी सब क्या है, एक बार समझ लिए तो लिख दीजिए, कौन सा ऐसा आफत है, कोई फैक्ट थोड़ी लिखना है। एक भी बेचारा का नाम लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कल आगे बढ़ा जाएगा।